नमस्कार दोस्तों। आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले पार्ट में बहुत कुछ चीज़ें आपको बता दी थी और उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब द्वितीय पार्ट में जो हम जाएंगे यहाँ पर हम आप अगर ध्यान दो तो हम लोगों ने 1972 से शुरू किया था स्टॉकहोम से, और करते 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 हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के अंत समय तक पहुंच चुके थे जिसका नाम है दोहा कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये मैंने वही स्लाइड खोला है जो शुरुआत किया था। और दोहा कन्वेंशन में हम क्या बात करेंगे, आइए इस पे थोड़ी सी बातें करते हैं। ठीक है, तो जो डिस्कशंस हैं वो हम क्योटो प्रोटोकॉल की एंड पर आते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल का एंड मतलब देखिएगा आप किस स्लाइड पे हम पहुंच रहे हैं। मैंने जानकर ये चीज़ खोल के रखा था ताकि आपको चीज़ें बता सकूं कि हाँ उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। और कानकुन हमने देखा था पिछले टर्म पे। ठीक है, कानकुन 2010 में जो कोप 16 होता है इसी में GCF लाया जाता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ग्रीन क्लाइमेट फंड पे मैंने आपसे बात कर ली थी। ठीक है, यह वनरेबल कंट्री वगैरह के लिए फंडिंग है। वनरेबल कंट्री के लिए एक अलग से एक फंडिंग है जिसको आप कहते हैं लॉस एंड डैमेज फंड, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर थे और ये आपको ध्यान होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का अंत समय आ चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल का अंत समय आ चुका है और क्योटो प्रोटोकॉल जो समाप्त होता है वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो समाप्त होता है वो यहीं पर समाप्त होता है 2012। ठीक है, अब ज़रा मैं आपको एक अलग से स्लाइड लेता हूँ और उस स्लाइड के द्वारा आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने ये देख लिया है कि ठीक है सारी कहानी जो है वो UNFCCC की है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, जो हरित गृह गैस को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की जो अवस्था थी उस अवस्था में लौटना है, ये आपने देख लिया था। ठीक है, और UNFCCC में जो कोप 3 था जो आपने देखा क्योटो प्रोटोकॉल, और ये आपने देखा था 1997 में, कहानी याद होगी। और इसका जो टारगेट दिया था भाई हम लोगों को 2012 तक, ठीक है 2012 तक 1990 के स्तर का 5% तक हरित गृह गैस का उत्सर्जन कम कर देना है। 1990 के स्तर का 5% तक लगभग, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 5% तक जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो कम कर देना है। ठीक है, कम कर देना है। अब इसी क्रम में आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं 2012, और जो आपको यहाँ दिख रहा है कोप 18 कहानी समझिएगा, कोप 18। और ये जो मीटिंग हो रही है ये हो रही है दोहा, है ना, दोहा कॉन्फ्रेंस, है ना, यहाँ पे दोहा कॉन्फ्रेंस, या इसको आप दोहा कन्वेंशन भी कह सकते हैं। तो जब कोई समझौता वगैरह ला दिया जाए तो उसी कॉन्फ्रेंस को हम कन्वेंशन कहने लगते हैं। तो ये एक तरह से कन्वेंशन हो गया। ठीक है, कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि अब आगे क्या। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो हम लोग UNFCCC के अंदर बात कर रहे थे, कुल 6 गैसों को कम करने की बात हुई थी। कुल 6 गैसों को कम करने की बात हुई थी। कुल 6 गैसों को कम करने की बात हुई थी शुरुआत से। ये गैस थे, आप सबको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन 6 गैसों को कम करना था। ठीक है, और सबको हम इक्विवेलेंट ऑफ CO2 में कम करेंगे।
पर इक्विवेलेंट ऑफ CO2 अभी काम का नहीं, उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब सबको CO2 का रेफरेंस जैसे होता नहीं, जब हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं तो जैसे अलग अलग यूनिट होती है, किलोग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम, तो सबकी एक सिंपल जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसके बराबर सबको कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ते घटाते हैं ना। वैसे ही इन सारी गैसेस को हम CO2 के इक्विवेलेंट में ही जोड़ते घटाते हैं। जब भी बात होती है तो ये होती है कि भाई कितना CO2 कम हुआ, कितना CO2 ज़्यादा हुआ, लेकिन उस CO2 में मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, HFCs, PFCs, SF6 भी जोड़ा जाता है। जैसे एक मीथेन बराबर मान लो, जैसे एक नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो लगभग 230 गुना CO2 के बराबर ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो और एक N2O गैस निकल रही है तो उसको 230 CO2 जोड़ लो, तो यूनिट CO2 के रेफरेंस में माना जाता है। यही मैं आपसे कह रहा था। जैसे मान लो एक मीथेन है, एक मीथेन 12 गुना CO2 के बराबर ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो एक मीथेन निकला इक्वल टू 12 CO2 मान लो, तो एक मीथेन निकला इक्वल टू क्या लोगे, 12 CO2 मान लो। इस तरह करते करते है ना, इस तरह करते करते हम लोग चीज़ों को काउंट करते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ CO2 के रेफरेंस में बात होती है। क्लियर, इक्विवेलेंट ऑफ CO2 के रेफरेंस में बात होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती है। अब दोहा में आते हैं। दोहा में पहले तो क्या होता है कि आपको बताऊं, एक एक्स्ट्रा गैस को जोड़ दिया जाता है। अब उसके भी इक्विवेलेंट ऑफ CO2 को काउंट किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं NF3। इसको आप कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इसको आप कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये पहली चीज़, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। और यहाँ पे एक बात और कही जा रही है, ऐसा है कि अब क्योटो तो ख़त्म हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल का ये ड्यूरेशन था। ये ड्यूरेशन क्या था, ये ड्यूरेशन जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल का था, ठीक है। ये ड्यूरेशन जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल का था। क्योटो प्रोटोकॉल खत्म, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो समाप्त हो चुका है। अब हमें आगे चलना होगा, और आगे जो चलना होगा उसको आप क्योटो फेज़ 2 बोल लो, क्योटो का चरण 2 बोल लो, क्योटो का फेज़ 2 बोल लो, या उसको पोस्ट क्योटो बोल लो। बहुत सारे नाम से आप जान सकते हैं। इसको आप पोस्ट क्योटो के नाम से जान सकते हैं, तो क्योटो फेज़ 2 या पोस्ट क्योटो के नाम से आप जान सकते हैं। ये अगला फेज़ है। और ये बोला जा रहा है कि भाई जब 2015 तक हम पहुंचेंगे, 2015 तक, तो हर कंट्री को, ये दोहा कन्वेंशन में बात हो रही है, हर कंट्री को अपना INDC सबमिट करना होगा। INDC सबमिट करना होगा। अब आप पूछोगे INDC क्या होता है? INDC का मतलब होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर कंट्री को अपना एक INDC तय करना होगा। INDC का मतलब होता है कि हर कोई कंट्री किस हिसाब से कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से बताएगा। क्योंकि जब एक सम्मिलित रूप से बोला जा रहा है इतना कम करो, इतना कम करो, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो चलो आप ही बता दो आप कितना कम करोगे। ज़्यादा अच्छा ना आप ही बता दो आप कितना कम करोगे, उस हिसाब से आप करो, ठीक है ना। लेकिन आप बता दो, ठीक है ना, INDC। और ये भी बोला गया हर 5-5 साल में आप उसे अपडेट भी करेंगे कि आपने जो कहा है वो कितना कम किया या नहीं किया, वो सारी चीज़ें हर 5-5 साल में INDC का अपडेट भी होगा, ये बोला गया। तो हर कंट्री को 2015 तक सबमिट कर देना था, ठीक है। और यही INDC का जो रूप है वो पीछे नामा था, जो हम लोग बाली में बात कर रहे थे 2007 में। बाली में जो 2007 में UNFCCC की कन्वेंशन मीटिंग होती है, वहाँ पे नामा को लाने के पीछे औचित्य ही होता है ना, नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन प्लान, जो आपने पिछले लेक्चर में मेरे से सुना हुआ है। सुनेगा, नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन प्लान, उसमें आपने यही सुना था कि भैया हर कंट्री अपने हिसाब से तय करेगा। तो वही नामा तो कभी आया नहीं फोर्स में, लेकिन वही आगे चल के नामा का एक रूप है जो आप INDC के रूप में देख सकते हैं। वही नामा का एक रूप आप आगे INDC के रूप में देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़िए, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये तो पता है कि 2015 कन्वेंशन कहाँ हुआ, क्योंकि आज अब तो 2015 बीत चुका है ना, तो आज मैं बता सकता हूँ। यहाँ नहीं पता था 2012 में कि 2015 कन्वेंशन कहाँ होगा, ठीक है, लेकिन अब तो पता है ना, ये पेरिस में हुआ है। और पेरिस में आप पेरिस कन्वेंशन बोल लो, पेरिस सम्मेलन बोल लो, ठीक है। तो 2000 पेरिस में जो पेरिस कन्वेंशन होना है, तब तक आकर हर कंट्री को अपना INDC सबमिट कर देना है। भारत ने कर दिया, और क्यों नहीं करेगा, शांति के लिए प्रयास हो रहा है ना, भारत ने अपना कर दिया,
समझिएगा, भारत अपना कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पहुँच गए INDC, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें था क्या, INDC सबमिट करते समय ये बताना था, अच्छा ये जो पोस्ट क्योटो जो है ना 2015 तक के लिए ही था, ये पोस्ट क्योटो था वो 2020 तक के लिए था, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो फेज है जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो आप फेज 2012 से लेकर 2020 तक का देख रहे हो, ये बेटा क्योटो फेज 2 या पोस्ट क्योटो बोलोगे, इसको क्योटो फेज 2 या फिर पोस्ट क्योटो बोलोगे, ठीक है। और यहां पर यह तय हो रहा है कि 2020 से यानी 2020 तक आपका एक्सटेंशन हो गया। हम लोग क्या करेंगे 2020 से 2030 तक, इन 10 वर्षों में पूरी दुनिया क्या करेगी, ये सारी चीजें INDC में सबमिट करो। यानी हर कंट्री को जिस बेस ईयर का कार्बन एमिशन कम करना है वो 2020 से 30 के बीच में कितना कम करेगा, आप 2015 में सबमिट कर दो, और जो कम करोगे उसी को हम INDC कहेंगे। यानी INDC जो लागू होगा वो 2020 से 2030 के लिए होगा, लेकिन INDC में आप क्या करोगे वो रिपोर्ट आपको 2015 तक सबमिट करना है। यही बात दोहा में कहा जा रहा है। अमेरिका से आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। वो अलग बात है कि आगे चलकर इस NDC का नाम बदलकर NDC कह दिया गया, और आज आपको NDC ही सुनाई देता है। यानी आज के संदर्भ में आपको क्या सुनाई देता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सुनाई देता है। आज के संदर्भ में आपको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सुनाई देता है, ठीक है ना। आज इसी को आप नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के रूप में जानते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आपको PPT की तरफ लिए चलते हैं, जो नोट्स आपके सामने आपको दिख रहा होगा, और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारा कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर मैं कह रहा हूं, अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन गया, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कॉन्सेप्ट बना ही रही है। आइए, यही कहानी थी पीछे दोहा की। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो यहाँ बात क्या होती है, बात यही होती है कि भाई अब हम जो होंगे दूसरी प्रतिबद्धता की ओर चलेंगे, ठीक है भाई, सेकेंड कमिटमेंट की तरफ चलेंगे। तो सेकेंड कमिटमेंट को CP2 बोल लो। 2013 से 2020 की अवधि के बीच में ये क्योटो का सेकेंड कमिटमेंट होगा। और बोला गया 1990 के स्तर की तुलना में, जो पहले बोला गया था 5% कम किया जाएगा 2012 तक, अब बोला जा रहा है भैया 18% कम करेंगे, ओके, 2020 तक, है ना, 2020 तक। ये पोस्ट क्योटो की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें खासतौर से Annex 1 कंट्रीज का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ठीक है। लेकिन यह केवल और केवल भाग लेने वाले विकसित देश पर ही लागू था। मतलब इसमें सारे राष्ट्रों को यूज नहीं किया गया है, इसमें बोला गया जो विकसित राष्ट्र है वही मिलकर इस पर प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण स्पष्टता क्या है, यह लक्ष्य केवल भाग लेने वाले विकसित देशों पर लागू था। बहुत बड़े उत्तर देश US, कनाडा, जापान CP2 में शामिल नहीं थे, वो मानने से मना कर गए। ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो क्योटो बास्केट को बढ़ाकर 7 गैसें कर दी गई, जो मैंने आपको बता दिया। जो 7वीं गैस उड़ी थी उसका नाम था नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, और कानूनी स्थिति दोहा संशोधन 2020 में लागू हुआ, ठीक है ना। और जो लागू होगा वो किस रूप में होगा, इसे, है ना, इसे NDC के रूप में, NDC के रूप में कहेंगे, वो बात हो गई। ये मैंने आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझा दी, और यही आपको सारी चीज़ों में अब कन्फ्यूज़न नहीं होने देगा, चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखेगा। इवन आपसे अगर कोई अध्यापक अगर आपको पर्यावरण पढ़ा रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, आपका एक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होगा। अब आज के बाद आपका एक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होगा। मेरी चीज़ें इतनी ओपन हो गई, कभी यूट्यूब या किसी एप्लीकेशन पर नहीं आई थी, पहली बार इतनी ओपन होकर आई हैं। और ये सिर्फ इसलिए मैं लाई है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जो किताबें मैं लिखता हूं या जो करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं उसकी गुणवत्ता क्या, कोई हवाबाजी नहीं होती है। हवाबाजी सोशल मीडिया पर कर कोर्स बेचे जा सकते हैं, सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन के लिए आपको समझना ऐसे ही होगा, और किताब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके जब आप जो उसके PYQ लगाएंगे तब समझ में आएगा कि ऐसे क्यों पढ़ना था, ऐसे आप क्यों नहीं पढ़ रहे थे, और ऐसे पढ़ रहे थे तब तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो वही बात मैं आपसे कह रहा था कि INDC और NDC की बात करें। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो आइए INDC क्लियर है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इरादित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, ठीक है। यह अवधारणा पेरिस समझौते से पहले की वार्ताओं के दौरान विकसित हुई थी।
और 2015 कोप 21 पेरिस से पहले अपने जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, सबको कहा गया था। भारत ने भी सबमिट किया। ऐसी बात योजनाएं बताती थी कि प्रदेश देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है, ठीक है, क्या कदम उठाएगा। बाद में पेरिस समझौते के लागू होने के बाद INDC का नाम बदलकर NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कर दिया गया है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कर दिया गया है। INDC का निर्णय कोप 18 का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, ठीक है। INDC का निर्णय कोप 18 दोहा का प्रत्यक्ष परिणाम फिलहाल नहीं है। अधिक निकटता से कोप 19 वारसा 2013 और कोप 20 लीमा 2014 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये न्यूज़ आना शुरू हो गया था INDC, वही मैंने लिखा हुआ है। अधिक निकटता अगर INDC की बात करें तो कोप 18 जो है वो प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। कोप 19 और कोप 20 में जाकर INDC फाइनली डिसाइड हुआ था, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा। दोहा के अन्य महत्वपूर्ण परिणाम देखें तो आगे चलकर भविष्य के एक वैश्विक समझौते पर चीज़ें कन्फर्म हुई थी। आगे चलकर 2015 के पेरिस समझौते का आधार बना था। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। और उत्सर्जन में कमी से जुड़े महत्वाकांक्षी अंतर यानी एम्बिशन गैप को कम करने पर जोर दिया गया। जिस हिसाब से जो टारगेट हमें पूरा करना है वो पूरा नहीं हो रहा था, तो वही कह रहे हैं कि टारगेट जिस हिसाब से दिया जा रहा है उसको फुलफिल किया जाए, गैप ना रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल को 2013 से 2020 तक बढ़ाया गया, जो इसकी द्वितीय प्रतिबद्धता है। साथ ही पेरिस समझौते के लिए आधार तैयार किया गया, ठीक है। तो साथ ही पेरिस समझौते के लिए यहाँ पर एक आधार भी निर्मित हुआ है। तो यहाँ तक तो चीज़ें आप कंफर्म हो चुके हैं। अब सीधा ना तो हमें 2013 में इंटरेस्ट है, ना तो हमें 2014 में इंटरेस्ट है। हमें अगर इंटरेस्ट है तो 2015 में, और 2015 में जो इंटरेस्ट है वो हमारा नाम है पेरिस समझौता। तो अब हम बात करेंगे पेरिस समझौते पर। देखो, कोप 21 जो पेरिस में हुआ यह दिसंबर 2015 में होता है। और ऐसे बता दूं तो UNFCCC का जो कन्वेंशन है वो हर साल नवंबर दिसंबर में ही होता है, जो कि इसके पीछे कारण भी है। एक कोटा वगैरह भी निर्धारित किया जाता है। छोटे छोटे कोटा होते हैं। हर साल किसी राष्ट्र ने क्या क्या कमी की है या कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ाई है, इन सब का एक परीक्षण भी होता रहता है। तो और वैसे भी मैंने आपको बोला था UNFCCC का जो कन्वेंशन है वो हर साल उसकी मीटिंग होती है। ये 2 साल या 3 साल के अंतराल पर नहीं होती है। यह UNFCCC के तहत एक ऐतिहासिक समझौता है। पहली बार सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साथ जोड़ा गया है। फैक्चुअल डेटा चलने दीजिए धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पर यह बोला गया कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड समय था 1750 के आसपास से, उस हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उससे कम ही रखना चाहिए। इसको मैं एक बार थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट अभी आगे बार बार आने वाला। देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में IPCC के बारे में बताया था, याद होगा। हाँ सर, आपने बताया था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। मैंने आपको बताया था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC 1988 में बनाया जाता है, ये आप सबको पता है। इसके पीछे UNEP और WMO होता है, जिसके बारे में हमने पीछे बात कर ली थी। IPCC अपना एक असेसमेंट रिपोर्ट देता है, जिसको AR कहते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट। अपना असेसमेंट रिपोर्ट देता है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि IPCC आगे है और इसके 3 समूह होते हैं, वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2 और वर्किंग ग्रुप 3। इन तीनों ग्रुप के द्वारा जो परीक्षण होता है, सारे डेटा चेक हो जाते हैं। उसके बाद चलकर वो चीज़ें नियम कानून बनकर असेसमेंट रिपोर्ट के फॉर्म में दुनिया वालों को बताई जाती है। आपको बताऊं, जो असेसमेंट रिपोर्ट है आज तक देखा जाए तो AR 1, 2, 3, 4, 5 और जो नया है वो AR 6 रिपोर्ट है, जो 2023 में आया हुआ है, ठीक है। और ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि IPCC का कार्य ये है कि दुनिया के सारे जो राष्ट्र हैं वहाँ से डेटा को ले आओ और डेटा को लेने के बाद उनका परीक्षण करो, उनका रिपोर्ट उस हिसाब से बनाओ कि दुनिया जो है वो हरित गृह गैस के में कितना मतलब उत्सर्जन कर रही है और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। और सबको ध्यान रखना है कि प्री इंडस्ट्रियलाइज पीरियड, मतलब औद्योगिक इकाइयों के पहले, जब औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई थी, प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड के पहले, है ना, ये जो औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई उस समय के पहले कि जो पर्यावरण की अवस्था थी उस अवस्था तक पहुँचना है, जो कि सामान्य पर्यावरण था, ठीक है। और ये बढ़ी हुई मात्रा है।
तो ये अब जब असेसमेंट रिपोर्ट 4 आया, अच्छा पूरी दुनिया को 2100 तक जब तक पूरा हो रहा होगा तब तक सही कर देना है, इस अवस्था तक ला देना है। उस हिसाब से भी हमारे पास लगभग 75 साल, 75 क्यों 74-73 साल मान लेते हैं बचा हुआ है, ठीक है। तो जो 74-73 साल जो बचा हुआ है उस साल में हमें क्लियर करना है। लेकिन आईपीसीसी का रिपोर्ट ये आ रहा था पीछे कि भैया इस टेम्परेचर का जो प्री इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड था ना 1750 के आसपास, उसका लगभग 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ये तो खतरनाक है। अगर यही रिपोर्ट आ जाए कि 4 डिग्री नहीं 2 डिग्री बढ़ रहा है तो ये बेहतर हो गया ना। 4 डिग्री तो ज़्यादा बढ़ रहा था, 2 डिग्री कम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये बेहतर है। तो पूरी दुनिया को कोशिश ये करनी है कि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़े, ना कि उससे ज़्यादा। ये पुराने रिपोर्ट में तो ज़्यादा हो रहा था ना, अब पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। और अगर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जाए तो और बेहतर है। ये अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जाए तो ये और बेहतर है, उससे ज़्यादा ना जाए, है ना। ये अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जाता तो और अच्छी बात है। तो यहीं पर सारी की सारी कहानी है और यहीं पर सारा का सारा न्यूज़ है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए यहाँ मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसी को लेकर दुनिया में जो सम्मेलन यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं उसी पर प्रयास हो रहा है। और धीरे धीरे इसी को ले जाकर 0 डिग्री सेल्सियस पर ला देंगे तो बढ़ने की दर 0 डिग्री हो जाएगी, यानी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस तरीके से भाई पहले पिताजी 4 रुपये कर्ज थे, अब पिताजी 2 रुपये कर्ज है, तो अच्छी बात है ना, कर्ज कम हुआ ना, तो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की जब 2 डिग्री बढ़ेगी तो अच्छी बात है। तो यही चीज़ें हैं, पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है, धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सडनली आप 0 डिग्री नहीं पहुँच पाएंगे। अब पिताजी आपके 50 लाख रुपए कर्ज लिए हुए हैं, अरे पहले 30 फिर 20 फिर 10 फिर 0, धीरे धीरे पटाएंगे ना, चुकाएंगे ना, तो वही बात हो गई। तो वही कह रहे हैं, जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ने जा रहा है उस हिसाब से धीरे धीरे उसको हम कंट्रोल करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भारत और पेरिस समझौते की बात करें, अगर हम करें, अगर भारत और पेरिस समझौते की बात करें तो भारत ने 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। और भारत ने इसे रेटिफाई किया 2 अक्टूबर 2016 को। रेटिफाई मतलब अनुमोदित किया अपने पार्लियामेंट में विथ मेजॉरिटी। तो पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी के साथ हमने इसको 2016 में अनुमोदित कर दिया। भारत के अगर एनडीसी की लक्ष्य देखें, इंडिया से एनडीसी टारगेट, तो भारत ने 2030 तक निम्न लक्ष्य निर्धारित किए। जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर का 33 से 35% तक हम कम करेंगे। आगे चलकर हमने इसको बढ़ा दिया है, 45% और 47% कर दिया। लेकिन अभी जो आई जहाँ पेरिस में हुआ वो भारत क्या कह रहा है कि मैं 2005 के स्तर का जो जीडीपी का 33 से 35% है वो हम कम करेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुल विद्युत क्षमता का लगभग 50% हिस्सा हम गैर जीवाश्म ईंधन से करेंगे, मतलब कोल और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन नहीं होंगे, इसके अतिरिक्त विकल्प होंगे, जैसे ईवी हो सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा हो सकती है, इनके द्वारा करेंगे। और तीसरा कह रहा है वनों और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के अतिरिक्त कार्बन सिंक करना होगा, जबकि ये चीज़ बढ़कर 4 बिलियन के आसपास हो गई है। लेकिन आज के संदर्भ में 4 बिलियन हुई है ना, लेकिन पेरिस समझौते के टाइम में तो यही था ना। तो पेरिस समझौते के टाइम में क्या था वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पेरिस समझौते के बाद के विकास की बात करेंगे तो पोस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ। तो पेरिस सम्मेलन के बाद भाई रूस 2019 में पेरिस समझौते का अनुमोदन करता है। रूस भी कहता है मैं भी अपनाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे डिस्कशन हो रहे थे, कहीं पे रूस कहीं आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि रूस जब पहले यूएसएसआर था तो उस समय उसकी औद्योगिक इकाइयाँ बहुत तीव्र गति से कार्य कर रही थी। जब वो यूएसएसआर टूट जाता है, जब यूएसएसआर टूट जाता है तो औद्योगिक इकाइयाँ वहाँ पर ठप पड़ जाती हैं, ठीक है। तो रूस कहीं प्रदूषण कर कहाँ रहा होता है, तो रूस को कहीं लाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन रूस खुद कह रहा है नहीं, मैं भी यूएनएफसीसी को अनुमोदित कर रहा हूँ, रेटिफाई कर अपने पार्लियामेंट मेजॉरिटी के साथ, मैं भी फॉलो करूँगा चाहे कुछ भी हो। और यही बात यहाँ पे आ रही, और क्यों ना करे, क्योंकि पर्यावरण किसी एक की घर की चीज़ थोड़ी ना, पूरी दुनिया को मिलजुल ले काम करना है। तो रूस तो अच्छी बात कर रहे हैं ना, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हम भी करेंगे, यही बात यहाँ पर समझने में आ रही है। और अगला अमेरिका, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने कहा मैं ना करने वाला जो पेरिस में बोला जा रहा है। लेकिन वहीं 21 में आते आते जब बाइडन आते हैं कार्यकाल में, फिर से अमेरिका अपना लेता नहीं हम करेंगे, क्योंकि अगर हम, और सही बात है, अगर विकसित राष्ट्र अगर ऐसा करेंगे तो फिर विकासशील राष्ट्र कैसे करेंगे। विकसित राष्ट्र के पास तो पैसा है, वो नई तकनीकियाँ बना सकते हैं, वो अपने देश में बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह को बंद कर सकते हैं पर्यावरण के नाम पे। वो विकासशील राष्ट्रों के साथ इतना आसान नहीं है। चलेगा। तो अमेरिका ने अस्थायी रूप से वापसी अस्थायी रूप से वापसी की थी
बाद में पुनः जुड़ गया। ये अधिक सटीक विवरण है जो आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका हट गया, नहीं अमेरिका हटा नहीं था, अमेरिका ने मना किया था मैं नहीं करूँगा, बाद में नहीं करूँगा। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। ये आपके पेपर में 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने आर्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछा था। असल में जब पेरिस समझौता होता है तो उसके अंदर भी पैसे के लेन देन को, सॉरी कार्बन के लेन देन को, जिसको कार्बन ऑफसेटिंग कहते हैं, कार्बन क्रेडिट को, उसको स्वीकृति मिली थी। जैसे देखो जैसे जब हम पीछे 2010 की बात कर रहे थे कानकुन सम्मेलन में, तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें हुई थी। ठीक है, विकसित राष्ट्र चाइना ने अमेरिका जैसे राष्ट्र को लताड़ा था कि तुम लोग कार्बन क्रेडिट के बहाने अपना तो कम करते नहीं हो और दूसरे कंट्री से कार्बन एमिशन रिडक्शन कराकर, है ना, मज़े लेते हो। ये चीज़ सही नहीं है। पर वही बात मैं बोलूँ तो आगे पेरिस समझौते में आते आते तब फिर इन चीज़ों को अलाउ रखा गया। नहीं, कार्बन व्यापार वगैरह चलते रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो वही बात है, यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग वगैरह की बात हो रही है, चलते रहना चाहिए। तब उसी कार्बन ट्रेडिंग वगैरह या कार्बन ऑफसेटिंग जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग कार्बन क्रेडिट और कार्बन व्यापार की बात करते हैं, इन चीज़ों को सही ठहराकर अनुच्छेद 6 के अंतर्गत रखा गया है। वही पेरिस समझौता के अंतर्गत का आर्टिकल 6 है या अनुच्छेद 6 है, जिस पर यूपीएससी ने 2025 का प्रश्न पत्र बनाया है। क्या है अनुच्छेद? अब देखिएगा, अनुच्छेद 6 देशों को सहयोग करने, उत्सर्जन कटौती का व्यापार करने और सतत विकास को बढ़ावा देते हुए अपने एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। अपने एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। उद्देश्य क्या है? देशों को मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायता करना। देशों को मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सहायता करना। दूसरा, अपने एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। ठीक है, हर राष्ट्र ने अपनी एनडीसी जो डिसाइड की है उसको मदद करना। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु अगर हम आर्टिकल में बात करें, जैसे 6.2 और 6.4 कार्बन बाजार की बात करता है। यहाँ पर कहता है कि देश आपस में उत्सर्जन कटौती का व्यापार कर सकते हैं। मान लो किसी देश ए ने अपने लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन कर दिया, भारत ने 500 टन का कोटा दिया, 700 कर दिया, तो अपने लक्ष्य से ज़्यादा कर दिया, तो उसको कोई दूसरा वाई कंट्री, बी कंट्री उसे खरीद सकता है या ये उसको बेच सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 6.2 और 6.4 का प्रोविजन। लेकिन वहीं पर अगर आप आर्टिकल 6.8 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा बिना व्यापार के सहयोग के ही आप कार्बन एमिशन रिडक्शन भी तो कम कर सकते हैं। थोड़ी ना है कि जो कार्बन आपने कम किया दूसरों को बेचिए। यही है आर्टिकल 6.8। तो ध्यान रखिएगा 6.2, 6.4 और 6.8। तो 6.8 बिना व्यापार के सहयोग की बात करता है। संयुक्त परियोजनाएं, तकनीकी का आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गैर बाजार दृष्टिकोण के हिसाब से होती है। और ऊपर वाला जो है वो कार्बन बाजार के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ 6.2, 6.4 और 6.8 महत्वपूर्ण है। कुछ विद्यार्थी जब इस टॉपिक को सुनते हैं मुझसे कहते हैं सर 6.1 बता दो, 6.2 बता दो। क्यों जाना फालतू चीज़ों पे, क्यों जाना? ठीक है, चलिएगा। महत्व, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना अधिक सस्ता और आसान बनाता है और सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। ठीक है, पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6। ओके, इसी बीच में एक और न्यूज़ आता है पेरिस समझौते में। इस पे क्वेश्चन आपको जाकर 2022 के मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने बनाया भी है, जबकि क्वेश्चन 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में भी आया है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपके पेपर में प्रश्न ये आता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करने वाला जो पहला दुनिया का जो लीडर था, राजनेता था, वो कौन था? तो आपको बताऊं, दुनिया में सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करने वाले जो थे वो हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। 2015 में पेरिस समझौते के पहले, ये तो पेरिस है, पेरिस में जो मीटिंग होती है, फिर मैं बता दूं यूएनएफसीसी की मीटिंग हमेशा नवंबर-दिसंबर में होती है। तो उसके 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले, शायद जून जुलाई अगस्त का टाइम रहा होगा, 2015, श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं इंडो अफ्रीकन मीट में। भारत अफ्रीका एक सम्मेलन करके होता है, उसमें जाते हैं और वहाँ पर इंडो अफ्रीकन मीट्स में श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो जब ये प्रश्न अगर यूपीएससी ने पूछा कि सबसे पहले इस बारे में बात करने वाला कौन, तो श्री नरेंद्र मोदी जी, इसमें सोचना क्या है? ऑफकोर्स श्री नरेंद्र मोदी जी, इसमें सोचना क्या है? तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं
ठीक है, उसी डिस्कशन में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की थी कि हमें दुनिया में मिलजुल कर और सौर ऊर्जा को बड़े लेवल पर ले जाना है, काम करना है। और बाद में वही जब पेरिस सम्मेलन होता है 2015 के नवंबर दिसंबर में, है ना, तो वहाँ पर सही सच में उस पटल पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को रख दिया जाता है। और यूपीएससी के 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में, देखिए उसी समय 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो पैदा हुआ, जो बॉर्न हुआ, वो पेरिस कन्वेंशन में हुआ। बात सही है, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था? इसके पीछे हाथ था श्री नरेंद्र मोदी जी का, इंडो अफ्रीकन। बेटा वही क्वेश्चन 2016 के जो प्रीलिम्स में था, वही क्वेश्चन बेटा 6 साल बाद 2022 के मुख्य परीक्षा में भी था। जो लोग स्टैटिक पढ़ते हैं वो लोग समझ गए होंगे, हाँ सर को 2022 के मेंस पेपर में 2015 का क्वेश्चन पूछा गया, 7 साल पुराना करंट अफेयर्स। ये क्वेश्चन टॉपिक उन्हीं लोग को समझ आएगा जो समझ पाएंगे, जो चीज़ों को एक क्रम से सुने होंगे, समझे होंगे। जो सिर्फ करंट अफेयर्स और शॉर्टकट चल रहे हैं, उनको चीज़ों को समझने में बहुत ही दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ यूपीएससी की तैयारी करो तो एक बार ठीक से कर लो, शॉर्टकट और जल्दीबाजी मत रहो, गाड़ी आपकी ही फंसेगी। ठीक है, चलिए। तो अब बात होती है इसके अंदर था क्या। देखो पहले तो बोला गया था कि जो विषुवत रेखा के ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा के नीचे 30 डिग्री साउथ, ये जो राष्ट्र हैं ये इसके राष्ट्र होंगे, मतलब ये राष्ट्र ही इसके मेंबर होंगे और इसके लिए कार्य करेंगे। ठीक है, मिलजुल कर। लेकिन आज के संदर्भ में ये है कि फिलहाल उष्णकटिबंधीय देशों को बढ़ावा देना था, लेकिन बाद में शुरुआत में देखो लिखा या कर्क रेखा और मकर रेखा ने 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच वाले राष्ट्र, लेकिन बाद में इसको हर राष्ट्र के लिए खोल दिया गया। कोई भी इसका मेंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके लिए 2030 तक लगभग $1 ट्रिलियन, है ना, 1 ट्रिलियन, ये यानी 1000 अरब, है ना, US डॉलर को एकत्रित करने की बात की गई थी। और 2025 तक फिलहाल इसमें 25 का 26 तक कर लो, 2026 तक मतलब आज तक जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 120 से अधिक हस्ताक्षर राष्ट्र हैं, मतलब सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, और 100 से अधिक ऐसे राष्ट्र हैं जिसको रेटिफाइड कर चुके हैं, यानी अपने पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ पास करा चुके हैं। भारत ने भी करा लिया, आपने देखा ही था। ठीक है, COP 22 जो मराकेश में होता है, अगला इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर बात करें तो यहाँ पर ये हस्ताक्षर के लिए खोला जाता है। डिस्कशन होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2015 में, और सिग्नेचर के लिए खोला जाता है मराकेश, जो कि अगला COP 22 की जो मीटिंग होती है मराकेश मोरक्को में, पेरिस में नहीं, पेरिस में तो डिस्कशन होता है ना, ओपन कर दिया जाता है कितने लोग तैयार हैं नहीं सहमति के लिए, और यहाँ पर ओपन हो जाता है। और इसका जो मुख्यालय होता है वो भारत में ही डिसाइड होता है बनने के लिए, और वो जगह है उसका नाम है गुरुग्राम हरियाणा। तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय जो है वो बनाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी परिसर, उस कैंपस को कहते हैं, जो गुड़गांव में है, जिसको हम लोग सोलर एनर्जी का एक हब बना रहे, इंटरनेशनल सोलर लाइन जहाँ पर स्थापित होगा उसका ऐसा हेडक्वार्टर। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी किसी स्टेट वगैरह में इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। भारत और फ्रांस इसके संस्थापक नेतृत्व करता रहेंगे। जो यहाँ पर मुख्यालय वगैरह बन रहा है, इसमें फ्रांस की तरफ से काफ़ी मदद भी आ रही है। तो याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उसका हेडक्वार्टर हमारे देश में ही बन रहा है। अगर हम पेरिस के नियम पुस्तिका की बात करें, पेरिस में जो 2015 में जो चीज़ें आई थी उसका एक समीकरण जो है एक रूल बुक के नाम से जाना जाता है, पेरिस नियम पुस्तिका। क्या बोला है इसके अंतर्गत हम लोग बात कर लें। यह पेरिस समझौते को लागू करने के लिए बनाए गए विस्तृत नियमों का एक समूह है। इस पुस्तिका के अंदर सारे नियम एक जगह रखे गए हैं, और इसे मुख्य रूप से COP 24 जो कि कटोविस पोलैंड में 2018 में सम्मेलन होता है, वहाँ उसका एक अंतिम रूप दिया जाता है पेरिस रूल बुक का। इसमें साफ साफ कहा जाता है कि NDC रिपोर्टिंग के नियम बने। इसमें पारदर्शिता ढांचा हुआ। पारदर्शिता ढांचा का मतलब होता है कि हर कंट्री जिस हिसाब से ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर रही है वो इसके बारे में जानकारी भी देगी, और ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अब से आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं और या छुपा रहे हैं या बढ़ा, इस तरह का आपको डेटा देना बहुत ज़रूरी है। अगर कर रहे हैं, कम से कम दुनिया को जानकारी तो होगी, ताकि वो लोग तो अपने लेवल पे कुछ कर सकें। वही बात है यहाँ पे। वैश्विक मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए पूरी दुनिया में, और जलवायु वित्त की निगरानी और रिपोर्टिंग हमेशा होती रहनी चाहिए। अगर जलवायु वित्त और निगरानी चीज़ें नहीं होती रहेंगी, पैसे नहीं आएंगे, किस हिसाब से पैसे खर्च हो रहे हैं, किस हिसाब से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, अगर ये सूचना नहीं आएगी तो फिर हम काम कैसे कर रहे होंगे, हम कोई लक्ष्य को कैसे टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे।
तो बस तो नियम बनाए जा रहे हैं और बस काम चल रहा है, पूरा हो रहा नहीं और हमें पता ही नहीं। तो समीक्षा वगैरह करना, ये पेरिस नियम पुस्तिका के अंतर्गत इस सब बारे में बोला गया था। पेरिस समझौते को व्यवहार में लागू करने का काम करता है। ओके, तो आगे चलकर पेरिस नियम पुस्तिका के अंदर जो पेरिस के अंदर जो सजेशन या डिसीजन लिए गए थे उसको पेरिस पुस्तिका फ्रेमवर्क के अंदर जो रखा गया, तो वही कह रहा है कि उसको सपोर्ट करेगा जो सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड हुई थी। अब हम चलेंगे अगले कन्वेंशन की तरफ जो कि इम्पॉर्टेंट है, कोप 26 2021। ये होता है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। सीधा हम जंप कर गए, ठीक है, कोप 21 से सीधा मैं चला गया आपको कोप 26 पर। कोप 21 आपको दिख रहा था 2015 के आसपास, और जहाँ पर आप लोग पेरिस कन्वेंशन की बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं 2021 कोप 26 जो कि ग्लासगो में होता है, स्कॉटलैंड में होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पूरी दुनिया का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को ही जीवित रखना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। जो मैं अभी आपको IPCC के बारे में बता रहा था वो चीज़ आपको समझ में आ गई कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। कोप 26 के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है मिटिगेशन यानी समन यानी कमी करना, दूसरा अनुकूलन यानी कुछ चीज़ें अडॉप्ट करना, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तीसरा जलवायु वित्त यानी पैसे की पूर्ति, और चौथा सहयोग यानी कोलैबोरेशंस। चौथा है सहयोग अर्थात कोलैबोरेशंस। क्या है चीज़ें? समन जिसको मिटिगेशन कहते हैं, यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि मध्य शताब्दी लगभग 2050 तक वैश्विक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त कर लिया जाए। तो सबसे पहले अगर आपसे बोलें कि नेट जीरो की बात किस कन्वेंशन में हुई है, तो UNFCCC के कोप 26 सम्मेलन में हुआ जो कि 2021 में हुआ है। और कोशिश ये करनी कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य को बनाए रखना है। इससे ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ना चाहिए किसी सदी में, इसके नीचे ही रखना है। और तुलना कहाँ से करेंगे? प्री इंडस्ट्रियलाइज पीरियड ऑफ टाइम में जो टेम्परेचर था उस हिसाब से उसका, है ना, नहीं बढ़ना चाहिए 1.5 डिग्री के बियॉन्ड। अनुकूलन समुदायों, पारिस्थितिक तंत्रों और प्राकृतिक आवासों को जलवायु प्रभाव से सुरक्षित करना है। अगला जलवायु वित्त की बात, पैसा आना चाहिए, और पैसा होता है 100 अरब US डॉलर। 100 अरब US डॉलर, है ना, जुटाना है। सहयोग सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच वैश्विक सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। और नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहते हैं वायुमंडल में। अच्छा, नेट जीरो किसे कहते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वैसे भी आई एम वेरी श्योर आप में से हर किसी को पता है। ये चीज़ आज का नहीं, आज से 5 साल पुरानी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेट जीरो क्या होता है? जिस हिसाब से ग्रीन हाउस गैस एमिशन वातावरण में निकलते हैं उस हिसाब से हम लोग बहुत सारी ऐसी तकनीकियाँ बनाते हैं जिससे हम हरितगृह गैसों को वातावरण से अवशोषित भी कर लेते हैं। तो जितना निकल रहा है अगर सारा ही हम अवशोषित कर ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा निकलने नहीं पा रहा है, अतिरिक्त निकलने नहीं पा रहा है, इसी को हम कहते हैं नेट जीरो। यानी जितना भी वातावरण में ग्रीन हाउस गैस या प्रदूषण निकल रहे हैं सारा का सारा हम अवशोषित कर ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पर्यावरण में निकलने नहीं पा रहा है, इसी को हम कहते हैं नेट ज़ीरो या जीरो एमिशन, ठीक है। इसी को कहते हैं हम नेट जीरो या फिर जीरो एमिशन, या इसी को आप कार्बन न्यूट्रलिटी भी कह सकते हैं। इसी को आप कार्बन न्यूट्रलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों और हटाई गई गैसों के बीच एक संतुलन है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं तो आप में से काफ़ी लोगों को पता है और मुझे लोगों ने सबने उत्तर दिया है क्लास में, क्योंकि आज बड़ा कॉमन ये स्टेटमेंट है। विश्व में पहला ऐसा राष्ट्र जो कार्बन निगेटिव की तरफ गया है। मतलब कार्बन ऋणात्मकता का मतलब होता है जितना वो कार्बन एमिशन कर रहा है उससे ज़्यादा वातावरण से कार्बन को ले रहा है। तो अतिरिक्त वातावरण में कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ने पा रही है, अतिरिक्त वातावरण में कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ने पा रही है। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्या? कार्बन निगेटिविटी, ठीक है, मतलब निगेटिव, है ना, कार्बन निगेटिव। अब कार्बन निगेटिव मैंने पहले ही बोला, भूटान एकमात्र कार्बन निगेटिव राष्ट्र है। जब कोई देश वायुमंडल से उत्सर्जित कार्बन से अधिक कार्बन हटाता है, उत्सर्जित कार्बन से अधिक कार्बन हटाता है, ठीक है, तो उसे कार्बन निगेटिव कहते हैं। भूटान एकमात्र कार्बन निगेटिव राष्ट्र है इस दुनिया में, और ये अभी नहीं बना, ये पहले से था। जब ये चीज़ें आई तब से बना रहे, भूटान तो पहले से काम कर रहा है भाई, भूटान पहले से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे कोप 26 ग्लासगो जलवायु समझौते में क्या क्या परिणाम रहा। देखो, पहली बार तो यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच भी दी है भाई।
कोप 26 में बड़ा पॉपुलर रहा पंचामित्र का कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, है ना। वन नेशन वन सन वन वर्ड वन ग्रिड ओसोवाग के बारे में अभी बात करेंगे। ओके, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वगैरह की पहल की। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव तो यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन था 2022-23 में, ठीक है, और 2021 में सारी कहानी और ये 22-23 में क्वेश्चन मेंस में आया था, ठीक है। अच्छा, तो ग्लासगो जलवायु समझौता के अंदर क्या है, तो पहली बार यहाँ पर अनएप्टेड कोल का चरणबद्ध कमी करना, यानी यहाँ पर बोला गया कि धीरे धीरे कोल को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। सबको पता है कि दुनिया में जो मुख्य कारण है हरितगृह गैस का निकलने का, उसका मुख्य कारण जो है वो कोयले का जलना है। तो अगर कोयले को हम धीरे धीरे हटा दें, ठीक है ना, तो सही बात है, दुनिया में अच्छा खासा एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इनएफिशिएंट जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम करने पर जोर, यानी जो हम जीवाश्म ईंधनों पर सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन पर कमियां होकर छूट मिलकर लोग उसे बड़े लेवल पर प्रयोग में ला रहे हैं, ये चीज़ें बंद करनी होगी ताकि चीज़ें थोड़ा लोगों के एक्सेस ना हो, इस तरह की चीज़ें हों। अब यही सब्सिडी वगैरह ईवी पर दे दीजिए, सोलर पैनल पे दे दीजिए, इस तरह की चीज़ें। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजार के नियमों को अंतिम रूप दिया गया, और कार्बन आर्टिकल 6 मैंने आपको बोला था कि कार्बन को खरीदने बेचने के लिए जो चीज़ है उसको एक अंतिम रूप भी यहाँ मिला, किस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए आगे भविष्य में, और एक पारदर्शिता होनी चाहिए। मतलब अगर कोई कंट्री किसी कार्बन एमिशन को जिस हिसाब से कम कर रहा है उसको बताना होगा, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना कर रहा हो या पॉजिटिव ही क्यों ना कर रहा हो, मतलब चाहे अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा हो, पर्यावरण को लेकर आपको जानकारी सारी देनी होगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, वही चीज़ है जो आपको यहाँ पर लिखा गया है। यहीं पर हम लोग बात कर लें नेट जीरो प्रतिबद्धताएँ क्या हैं। यहाँ पर देखो कई राष्ट्रों ने नेट जीरो को प्राप्त करने की बात की है। इनमें सबसे पहले आपको बताऊँ तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने साफ साफ बोला कि 2050 तक हम कानूनी रूप से बाधित नेट जीरो लक्ष्य को पा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान 2050 तक नीति आधारित नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कर रहा है। कुछ नीतियों के अंतर्गत चीन कह रहा है कि भाई हम 2060 तक नेट जीरो करेंगे, भारत कह रहा है 2070 तक नेट जीरो करेंगे, जो कि कोप 26 में भारत ने घोषित किया है, जो कि कोप 26 में भारत ने घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की कोप 26 प्रतिबद्धता, जहां पर भारत ने पंचामित्र का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ भारत ने पंचामित्र का कॉन्सेप्ट दिया है। क्या है पूरा पंचामित्र का कॉन्सेप्ट, सुनिएगा। भारतीय कोप 26 घोषणा पंचामित्र के नाम से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित 5 प्रमुख जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करता है। ये 5 जो प्रतिबद्धताएं हैं ये कौन कौन सी हैं, तो पहला 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता, पहला 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, ठीक है, जहां पर भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करेगा। दूसरा 50% ऊर्जा भारत का नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा होगा, जैसे 50% ऊर्जा आवश्यकताएं नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी होंगी। तीसरा कार्बन उत्सर्जन में कमी की जाएगी। 2030 तक भारत अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का 1 अरब टन यानी 1 गीगाटन की कमी करेगा। चौथा उत्सर्जन तीव्रता में कमी होगी। 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम किया जाएगा। जो पहले आपने पेरिस में 33 से 35% सुना था, अब यहाँ पे आपको कितना कह रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है भाई 45% तक कम किया जाएगा। और यहाँ 5वीं बात कह रहा है नेट जीरो के लक्ष्य भारत प्राप्त करेगा कब, 2070 तक। तो 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कर रहा है यहाँ पर। और यह पंचामित्र भारत की दीर्घकालिक जलवायु रणनीति और पेरिस समझौते के तहत एनडीसी को मजबूत करता है, ठीक है, एनडीसी को मजबूत करता है। भारत जो अपने टारगेट पूरा करने वाला है। ओके एवरीवन, ये एक पिक्चर है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, ये एक पिक्चर है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडिया का ग्रीन कमिटमेंट पंचामित्र, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। पहला, ये आपने पीछे देखा था, ये गवर्नमेंट की एक फोटोग्राफ है जो मुझे मिला था, तो मैंने जानकर इस PDF में डाल दिया। जब प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। 50% एनर्जी जो होगी रिन्यूएबल एनर्जी से होगी, ये भी देख लिया आपने, ये हो चुका है, इस बारे में बात करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब कुछ अतिरिक्त बिंदु भी हैं पंचामित्र में जो थोड़ा आपको जानना चाहिए, कुछ डिस्कशन के मतलब पार्ट भी हैं,
जो आपको ठीक से जानना होगा। जैसे यहाँ पर पंचामित्र या इंडिया का कमिटमेंट क्या है, भारत क्या कमिटमेंट करता है उसे, भारत की पंचामित्र घोषणा को लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। और पहली बार आपको दिखेगा कि भारत ने नेट जीरो का स्पष्ट दीर्घकालिक लक्ष्य जो है वो बनाया है। पता है यहाँ पर एक नई पहल की शुरुआत होती है, जो मैंने आपको कहा था ओसोवाक, वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड। मैंने आपको भी बोला था यहाँ पर ओसोवाक की बात होती है। पूरी दुनिया का एक सूर्य है ना, पूरी दुनिया एक है और पूरी दुनिया का एक ग्रिड होगा, यानी सारी कंट्री मिलजुल कर सूर्य से विद्युत निर्माण के लिए है ना एकजुट होकर कार्य करेंगे। और भारत ने विकसित देशों को कहा है कि अब कम से कम $1 ट्रिलियन है ना जलवायु वित्त उपलब्ध कराइए। तो जब अब 1 ट्रिलियन बराबर होता है 1000 बिलियन, है ना, 1000 बिलियन अगर आप डॉलर उपलब्ध कराते हैं तो पूरी दुनिया को सौर ऊर्जा के एक ग्रिड के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। और ये पूरी तरह से देखा जाए तो इन्होंने बोला कि एक स्टेप बाय स्टेप एक फंडिंग है, भारत कह रहा है स्टेप बाय स्टेप जो फंडिंग है वो पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो फंडिंग है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लाना चाहिए। तो यहीं पर अगर हम बात करें कि ग्लासगो जलवायु समझौता जो है, ठीक है, अगर हम भारत से संबंधित बात करें तो यहाँ पर पहला तो भारत को यहाँ पे कई चीज़ों पे निगेटिव भी बोला गया। पहला तो बोला गया कि देखो तुम लोग कोल फेज़ डाउन कर रहे हो, जबकि फेज़ आउट की तरफ जाना है। फेज़ आउट का मतलब है कोयले को पूरी तरह से बंद कर देना है। अब भारत कह रहे हैं नहीं, हम तुरंत बंद नहीं करेंगे, समय लेंगे। भारत भी नहीं कर, हम कम नहीं करेंगे, भारत में थोड़ी कर हम बंद नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन हमें समय चाहिए, क्योंकि विकासशील राष्ट्र है। हमारे यहाँ कोयले से विद्युत का निर्माण ज़्यादा है और हमारी इंडस्ट्री, हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमें थोड़ा सा भारत को लोगों ने लताड़ा भी कि यार ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। भारत ने बोला भी मैं फेज़ डाउन कर रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे कम करता जा रहा हूँ, लेकिन फेज़ आउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुरंत बंद नहीं करूँगा, ठीक है, आपको मेरी कंडीशन के हिसाब से चलना होगा। तो फेज़ डाउन वगैरह पे इस तरह की बातें सिर्फ भारत ही नहीं की थी, यहाँ तक कि चाइना ने भी इस तरह की बातें की थी। तो ये कुछ आलोचनाएँ हैं जो भारत के साथ हैं, पर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई डाउट होगा, ठीक है। भारत अपने हिसाब से सही है, अपनी ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए, अपने विकास की नीड को देखते हुए। और ओसोवाक मैंने आपको बता ही दिया, एक स्लोगन जो भारत ने दिया था, एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड, वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड का कंसेप्ट भारत ने यहीं पर दिया है ग्लासगो में, यहीं पर दिया है जो है ग्लासगो। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स, जिसको हम वन सन वन वर्ड वन ग्रिड के नाम से जान रहे हैं, ये है क्या? फ़िलहाल इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने, ये आपके मेंस में आया हुआ है 2022 में, ये मेंस 2022 में आया हुआ है आपके पेपर में। ओके, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड ओसोवाक, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने कोप 26 के दौरान इसको लागू किया। वहीं ग्लासगो सम्मेलन में ये दो लोग अलग पर्टिकुलर जा रहे हैं और एक और डील साइन कर रहे हैं मिलजुल कर कि हम लोग दुनिया में सौर ऊर्जा से एक बड़े स्तर पर विद्युत निर्माण का प्रयास करेंगे जो यहाँ है। ये एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड, विशेषकर सौर ऊर्जा को आपस में जोड़ना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि देशों के बीच सौर ऊर्जा का एक सीमलेस आदान प्रदान संभव हो सके, मतलब एक दूसरे के साथ सौर ऊर्जा से जुड़ सके। 24/7 हम सौर ऊर्जा जैसे एक पर्यावरण रक्षक ऊर्जा का निर्माण कर सकें और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक परिवर्तन और डीकार्बोनाइजेशन को तेज कर सकें, ठीक है। डीकार्बोनाइजेशन मतलब कि ऐसी ऊर्जा का निर्माण जहाँ पर CO2 एमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। मुख्य विशेषताओं की तरफ जाइए तो आपको दिख जाएगा कि वैश्विक सौर ग्रिड कनेक्टिविटी होगी और पूरी दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरकनेक्टेड ग्रिड का निर्माण होगा। 24/7 हरित ऊर्जा आपूर्ति होगी। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल CO2 एमिशन नहीं होगा। ओसोवाक का लक्ष्य एक ऐसी वैश्विक नेटवर्क बनाना है जहां सूर्य की ऊर्जा हर समय हर जगह उपलब्ध हो सके। संस्थागत सहयोग होंगे जिसमें सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वित्तीय संस्थान, पावर सिस्टम ऑपरेटर मिलजुल कर मदद करेंगे। निवेश और अनुसंधान होगा, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकियों में निवेश होगा, नवाचार होगा, अनुसंधान को प्रोत्साहित करेंगे। कार्यान्वयन योजना ये है ओसोवाक की, पहले इसको एशिया क्षेत्र पर जोड़ा जाएगा, बाद में इसको अफ्रीका की तरफ ले चलेगा, उसके बाद फिर इसको जाकर पूरी दुनिया के अन्य क्षेत्रों को भी इसमें
जोड़ दिया जाएगा। और ये साफ साफ कह रहे हैं कि 2050 तक वैश्विक ग्रिड कनेक्टिविटी संबंधित पहल को पूरा कर लेना है, यानी पूरी दुनिया को 2050 तक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के अंतर्गत सबको जोड़ लेना है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी समर्थन प्राप्त है। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसने भी इसको सपोर्ट किया है, क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसी के कॉम्प्लीमेंट्री ही तो है, उसी को तो सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का उद्देश्य दुनिया को एक ग्लोबल सोलर ग्रिड में बदलना है ना, दुनिया को एक ग्लोबल सोलर ग्रिड में बदलना है। अब यहाँ पर बात होती है ग्रीन ग्रिड में चुनौतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहला तो पूंजी, पैसा चाहिए, कहाँ से लाओगे। दूसरा, जो राष्ट्र हैं उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा, मतलब जियोपॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशन वगैरह जो हैं वो आने चाहिए, मिलजुल कर काम करने चाहिए। तीसरा अगर देखो तो तकनीकी चुनौतियां हैं कि अच्छी तकनीकी, बेहतर तकनीकी कोई बनाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, दूसरे राष्ट्रों को दे। सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, जैसे कि मान लो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर कुछ बम वम फटे या कोई एक्टिविटी हो, टेररिस्ट एक्टिविटी हो, नुकसान भी हो सकता है, ये भी चीज़ है। वित्तीय मदद तो चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं। भूमि कहाँ से लाएं, बड़े पैमाने पर सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए ग्रीन ग्रिड पहल में कुछ चुनौतियाँ हैं जो आप देख सकते हैं दुनिया के स्तर पर। कुछ चुनौतियाँ जो है वो आप देख सकते हैं दुनिया के स्तर पर। लेकिन वहीं पर अगर हम इसके पॉजिटिव बात करें तो सही बात है, सोलर ऊर्जा एक तरह से एक सस्टेनेबल एनर्जी है, तो मतलब सतत विकास की बात कर सकते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यहाँ तक कि जो महंगे ऊर्जा भंडारण है प्रणालियाँ हैं, ठीक है, उस पर निर्भरता को कम करने की मदद एक तरह से है। जो फॉसिल फ्यूल वगैरह है उसकी जगह एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो हमारा तैयार हो रहा है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है, इसको भी देख सकते हैं। कुछ शब्द हैं की टर्म्स है। एमिशन इंटेंसिटी क्या होती है, तो एमिशन इंटेंसिटी जनरली अभी आया था ना 33 से 35% हम जीडीपी उसका एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे, तो जीडीपी की प्रति इकाई पर जो हरित गृह गैस उत्सर्जन की मात्रा है ना, उसी को हम एमिशन इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब एक जीडीपी अगर बढ़ रही हो, मान लो जीडीपी की प्रति इकाई, थियोरेटिकली जरा समझो, उसको बढ़ाने के लिए कितना हरित गृह गैस उत्सर्जन होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एमिशन इंटेंसिटी। और किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर कार्बन एफिशिएंटली अगर चेक किया जाए, कार्बन एफिशिएंसी के हिसाब से, तो उसी चीज़ों को हम यहाँ पर मापते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने यहाँ थोड़ा अलग से कुछ टर्म्स दे दिए, जैसे एमिशन इंटेंसिटी क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में एनवायरमेंटल में छोड़ी जाने वाली कौन कौन सी गैसें हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंने अभी आपको पीछे बोला था कि जब दोहा की बात हो रही थी कि आगे चलकर 2013-14 में एनडीसी का सारा स्ट्रक्चर बना, 2015 के आसपास तक जब पेरिस सम्मेलन लोगों को एनडीसी सबमिट कर देनी थी, ये बात और बोला गया था कि हर 5-5 साल के बाद आप उसको अपडेट भी करेंगे, हर 5-5 साल के बाद आप उसे अपडेट भी करेंगे। तो क्या अपडेशंस हैं, किस हिसाब से चीज़ें आई हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ऐसा है कि ये भारत का एनडीसी है, भारत का पहला एनडीसी कब आया, भारत का दूसरा एनडीसी कब आया, और अब तो भारत का तीसरा भी है दोस्त, जो 2031 से 2035 के लिए है, जो 2031 से 2035 के लिए है, ठीक है। फिर मैं बता दूं, जो 2031 से 2035 के लिए है, ठीक है। क्या है पूरी कहानी, धीरे धीरे सुनना, है ना। अब 2031 से 2035 का भी रिपोर्ट है, मैं आपको वर्बली बोल दूंगा, ठीक है। देखो, सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन क्षमता 2005 के स्तर का 33 से 35% कम करना है, ठीक है। 2005 के स्तर का कब तक कम करना है, 2020 से 2030 के तक। फिर आया नहीं ऐसा है कि 2005 के स्तर का 45% कम करेंगे 2022 में, जब एनडीसी अपडेट हुआ तो, क्योंकि जो हम टारगेट दे रहे थे वो हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो हम टारगेट दे रहे थे वो टारगेट हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो 2020 से 2030 के बीच में जो एनडीसी का टारगेट हर घंटे का अचीव करना था, जो भारत ने सबमिट किया था, इतना नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भैया अब 2030 तो करीब आ रहे हैं, धीरे धीरे हम उसको बढ़ा देते हैं ताकि हम इस स्तर को पूरा कर पाए। और अभी जो रिपोर्ट आया वो ये आया 2031 से 2035 तक कि भाई ये 45% है, ये 47% रहेगा आगे, ठीक है। 2005 के स्तर का 47% कम किया जाएगा 2035 तक।
बेटा एनडीसी का एक और अपडेट आ गया है, यही मैं कह रहा हूँ। ये 2035 तक 31 से 35 तक इसको अब 47% किया जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास जो PDF है इसको मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। और वहीं पर गैर जीवाश्म ईंधन जो पहले बोला गया विद्युत क्षमता का 40% होगा, बाद में उसको 50% कर दिया गया, ये अभी और ज़्यादा इसको बढ़ाया जा रहा है, इसको 60% की बात की जा रही है। और दूसरा जो कार्बन सिंक था 2.5 से 3 बिलियन था, है ना, वो अब आगे सेम रखा गया था कि 30-35 तक आते आते इसको 4 से 5 बिलियन की बात हो रही है। 4 से 5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, के समतुल्य इसको कम किया जाएगा 4 से 5 टन के आसपास न्यूज़ आ गया, जो 2035 तक हम अचीव करने वाले हैं। तो ये कुछ करंट अपडेट्स हैं जो इसमें अभी आए हैं, जिसको आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, ठीक है। पहली बार एनडीसी को भारत ने 2015 में आईएनडीसी के रूप में दिया था, सबमिट किया था। बाद में वो एनडीसी हो गया, वो अलग बात है, पेरिस तक आते आते। और भारत ने जो अपना नया जो एनडीसी दिया था 2025 में दिया था, और अब तो भारत का एक और एनडीसी अपडेट आ गया है 2031 से 2035 के लिए। तो ध्यान रखना, ये एनडीसी वाले प्रश्न भी आपके लिए थोड़ा सा खुराफाती प्रश्न हो सकते हैं, पर आप हंसीएगा नहीं, आप मेरे विद्यार्थी हैं, चीज़ों को ठीक से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा एक हाईलाइट है, क्योटो, नई दिल्ली। हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, भारत में यूएनएफसीसी का भी एक कन्वेंशन हुआ था, कोप 8 2002। इसके अलावा कोपेनहेगन, कोप 15, दोहा, जहाँ पे क्योटो ख़त्म होता है, उसके बाद पेरिस 2015, उसके बाद 2021 जो कि ग्लासगो, है ना, कानकुन आपको पता ही है, 2010 जहाँ पर देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हुई थी, वही सारी चीज़ें। 2007 जहाँ पर नामा की बात हुई थी, बाली रोड में। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको कवर भी किया और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। हाँ सर, और ग्लासगो का तो आपने सारे के सारी चीज़ें ही पढ़ ली, जहाँ भारत ने साफ साफ बोला कि भाई हम नेट जीरो तक जाएंगे, कहाँ, 2070 तक, और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हम इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन वगैरह को कम करेंगे, है ना, धीरे धीरे इनको हम कम करेंगे, ये सारी चीज़ें। यूएनएफसीसीसी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। कोप 27 जो कि शर्म शेख मिस्र में हो रहा है, समझ चलिएगा, शर्म अल शेख जो कि मिस्र में हो रहा है। 6 से 20 नवंबर 2022 को यूएनएफसीसी की 27वीं कॉन्फ्रेंस होती है। और यहाँ पर जो पीछे ग्लासगो में जो चीज़ें डिसाइड हुई थी, कोप 26, उसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया 2030 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर लाई जाती है, जो आपको बता दूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पीछे बात किया था, लॉस एंड डैमेज फंड। एक ऐसा फंड जो विशेषता यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, लॉस एंड डैमेज फंड, कोप 27 में, और वो हो रहा है शर्म अल शेख मिस्र में, ठीक है। और यहाँ पर इसको वित्त अनुकूलन और एनडीसी प्रगति की समीक्षा पर ध्यान देने की बात की, और बोला गया भाई दुनिया का तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से बाहर, मतलब लक्ष्य को पार करे, उससे ज़्यादा ना बढ़े, यानी हम टेम्परेचर को कंट्रोल रखें, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है लॉस और डैमेज फंड, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉस एंड डैमेज फंड जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉस और डैमेज फंड एक्चुअली जलवायु संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर देशों के लिए पहली बार एक विशेष फंड इसकी पैसे ज़रूरत है, उसके लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य चरम मौसम घटनाओं और जलवायु प्रभावों से निपटना है। वो अलग बात है कि कोप 27 में इसे स्थापित किया गया, और कोप 28 में इसका संचालनात्मक रूप जो है वो आया है, यानी कोप 28 से ये पूरी तरह से काम कर रहा है, दैट इज़ द 2023। और ये कोप 28 जो है ना, 2023 से 23 में आता है। यहाँ पर विकासशील देशों को सहायता देता है जो निम्न समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कोई पीक वेदर टाइप का हो जाए, जलवायु आपदा, बाढ़, चक्रवात टाइप का था, या फिर अपरिवर्तनीय क्षति, पारिस्थितिकी तंत्र या आजीविका की हानि कुछ तरीके से हो जाए जो ठीक नहीं की जा सकती है, उन जगहों के लिए बेहतर होता है, मतलब इस फंड का उपयोग किया जाता है। तो लॉस एंड डैमेज फंड आता है शर्म अल शेख।
कोप 27 में, और फोर्स में आता है उसके अगले साल 2023 में कोप 28 में। तो ये ध्यान रखना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एक और फंड है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंड है, और मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसे हानि और क्षति वगैरह के नाम से भी जान सकते हैं, लॉस एंड डैमेज। तो लॉस का मतलब हानि हो गया और डैमेज का मतलब क्षति हो गया, इस तरीके से इसका उपयोग होता है। यहाँ पे अनुकूलन और वित्त की बात होती है। विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त पर अधिक जोर दिया गया, ठीक है। प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर जलवायु वित्त के वादे को दोहराया गया कि भाई 100 अरब है ना जो है वो चीज़ें आनी चाहिए। पर एक बात यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो ज़रूरी है कि ये बात बोला गया था कि एनडीसी में कि हर 5 साल के बाद है ना हमें जो फंडिंग हो रहा है ना उसको अपडेट करना होगा। तो फंडिंग को लेके बड़ा बवाल है। आपको याद है ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कानकुन 2010 में लाया गया, 2012 में है ना, 2012 में बात हो रही है इन चीज़ों को हमें अपनाना है, ठीक है। तो उसी को अपनाने के लिए 2015 में जब पेरिस आया, पेरिस कन्वेंशन में जब एनडीसी और समिट बोला गया हर 5-5 साल के बाद है ना इसका फंडिंग वगैरह का फिर से स्क्रूटनी वगैरह करना होगा, चेक करना होगा, इस फंडिंग को देखना होगा, फिर उस समय के साथ और बढ़ाना होगा। तो बोला गया कि भाई ऐसा है कि 2025 तक इसे 100 बिलियन यानी 100 अरब डॉलर के आस तक रखते हैं, बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक, हर 5 साल बाद अपडेट किया जाएगा। तो सुनने में आ रहा था अभी को 28-29 तक आते आते कि भाई इसको ना ये 100 बिलियन यूएस डॉलर को 300 बिलियन करने जा रहे हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला नहीं 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 300 बिलियन नहीं 1 ट्रिलियन चाहिए, यानी 1000 बिलियन चाहिए। तो ये कुछ न्यूज़ था जो ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर था, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हमें 300 बिलियन नहीं, पूरी दुनिया को 300 बिलियन में कुछ नहीं होगा। वो कितना कह रहे थे? 300 बिलियन। अभी तक क्या चल रहा था? 100 बिलियन हर साल। अब इसको कितना किया जा रहा है? 300 बिलियन। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1000 बिलियन चाहिए। तो ये कुछ है, पैसे वैसे को लेकर बातचीत हो रही है ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एनडीसी की समीक्षा भी करता है, ठीक है ना। आप जो एनडीसी वगैरह ला रहे हैं उसको हर 5 साल के बाद करीब करीब आप अपडेट भी तो करो, किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। वैश्विक स्टॉक टेक की बात करते हैं तो पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक जलवायु प्रगति का पहला सामूहिक मूल्यांकन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। भारत की भूमिका क्या है? अगर हम भारत की भूमिका कोप 27 की बात करें तो भारत ने जो ग्लासगो में बोला था ना 2021 में, कोप 26 में, भाई साहब भारत कह रहा है बिल्कुल वही हम करेंगे, हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहे। हम जो चीज़ें अपना पंचामृत लाए थे 2030 के लिए, हमने जो टारगेट बनाया था हम उसी को पूरा करेंगे। हम उसमें कोई इफ़ और कोई बट नहीं कर रहे हैं। ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि वही 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा, वही 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म की ऊर्जा, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करेंगे, 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और प्लस इसके अलावा आपको पता ही है कि वित्तीय विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता पर जोर, हमें पैसा चाहिए, मतलब हर विकासशील राष्ट्रों को चाहिए। इस बारे में भी पीछे खूब बातें हुई हैं कि विकासशील राष्ट्र जो हैं वो भाई थोड़े गरीब वरीब में पैसे रहेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा या संरक्षण वो कर पाएंगे। ये आपको भी समझ में आता है। इससे कंक्लूजन की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि यह पहला कोप था जिसमें औपचारिक रूप से लॉस और डैमेज फंड की बात होती है, स्थापना की गई। इसे समानता और जलवायु न्याय को प्रमुखता दी गई। समानता का मतलब हो गया कि देशों की जलवायु जिम्मेदारियों का न्याय संगत वितरण होगा, और दूसरा क्लाइमेट जस्टिस, जलवायु न्याय, उस कमज़ोर समुदाय की सुरक्षा जो कम योगदान के बावजूद सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है, उसे भी ज़रूरी है। इस सम्मेलन में अनुकूलन के साथ साथ समन है ना, मतलब समन का मतलब होता है कम करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना, पर भी वैश्विक ध्यान को और मजबूत किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कोप 27 से मिल रही हैं। शर्म अल शेख है ना, शर्म अल शेख कोप 27। UNFCCC कोप 28 दुबई कन्वेंशंस, संयुक्त अरब अमीरत जो आप कंट्री देखते हैं, दुबई जो शहर है,
ये होता है 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक। यूनिवर्सिटी का 28वां सम्मेलन होता है। और दुबई में एक नई चीज़ भी है जो मैं आपको क्लास में भी पढ़ाता हूँ कि नाभ की ऊर्जा को जोड़ दिया गया कि अगर हम नाभ की ऊर्जा की तरफ चाहें, अगर हम नाभ की ऊर्जा की तरफ चलें तो एक अच्छा विकल्प तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नाभ की ऊर्जा एक तरह से क्लीन ऊर्जा है, कोयले की ज़रूरत नहीं है। नाभ की ऊर्जा से अगर हम विद्युत बनाएं तो नाभ की ऊर्जा से किसी भी तरह का कोई हरित गृह गैस उत्सर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पर दुबई में इस बारे में भी बात की गई है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूँ, जो पेरिस कन्वेंशन में जो बातें हुई थी ना, जो आप 2015 की बात कर रहे थे, COP 21 जिसको मैं कहता हूँ, आगे के सम्मेलनों में यही बात हुई कि भाई NDC को पूरा करो, NDC को पूरा करो, चीज़ों को मत छुपाओ, लॉस एंड डैमेज फंड जो आपने पीछे से देखा तो उसको ठीक से आगे ले चलो, आगे ले चलो। जो वनरेबल कंट्री हैं जिनमें खतरे का निशान है, मतलब खतरे में अक्सर कुछ ना कुछ समस्याएं वहाँ जलवायु से जुड़ी हुई लगी रहती हैं, उनके लिए एक सेपरेट फंड की जरूर शुरुआत है, अपने को पीछे 27 में देखा था। उन सारी चीज़ों को आगे लेकर चलने के बाद ये कह रहा होता है। अब ऐसा तो नहीं कि हर साल सडनली कोई ना कोई परिवर्तन हो जाएगा, सडनली कुछ नई चीज़ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही लॉस एंड डैमेज फंड, ग्लोबल स्टॉक टेप की बात हो रही है, NDC का रिव्यू करते रहिए, है ना। इन्वायरमेंट के प्रदूषण को कम करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए पेरिस समझौते को लागू किया जाए, उसको पूरा किया जाए, जो टारगेट आप लोगों ने NDC का बनाया वो पूरा किया जाए। 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान को ना बढ़ने दिया जाए, इस हिसाब से धीरे धीरे उसको 0 तक लाया जाए 21वीं सदी के अंत तक। वो सारी बातें फिर यहाँ पर लगातार कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो वही बात हो गई, पेरिस समझौते के बाद वैश्विक जलवायु प्रगति की समीक्षा करना, 1.5 डिग्री ऊपर नहीं जाना, COP 26 और 27 के परिणामों का कार्यान्वयन आगे बढ़ाना, ओके, NDC की समीक्षा करना, हर राष्ट्र को ऊर्जा संक्रमण और समन की तरफ, मतलब पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के बाद जलवायु वित्त में बात हो रही है कि $100 अरब जो है वो उसको जिस हिसाब से लागू किया जा रहा, दिया जा रहा, उस पर बात हुई। और वैसे भी आप देखो यहाँ पर आप 2023 में हो और 2020 से 2025 से यानी 5 साल तक $100 अरब US डॉलर हर वर्ष आता रहेगा। लेकिन अभी अगले कन्वेंशन में चलकर आपसे बात होगी कि पैसे को बढ़ाने की बात होगी, तो 5 साल बाद कितना बढ़ाया जाएगा, जो लोगों ने पीछे बात किया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 6 को कंटिन्यू रखा गया, कार्बन मार्केट वगैरह जो चल रहा है वो चलते रहने दो। अनुकूलन और देखो मैंने बोला था लॉस एंड डैमेज फंड जो कमज़ोर देशों के लिए समर्थन देता है, तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता को बढ़ाने पर जोर देता है, लॉस एंड डैमेज फंड, और साथ ही साथ जो जलवायु आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया गया है। भारत की भूमिका एवं प्रमुख बिंदु की बात करें तो भारत ने अपने पंचामित्र लक्ष्य 2030 व 2070 की पुनः पुष्टि की है, ठीक है। 2070 हटा दो, आप 2030 की बात करो। पंचामित्र को हम उन्हीं चीज़ों को जलवायु वित्त और तकनीकी हस्तांतरण में समानता की मांग उठाई गई। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की नेतृत्व भूमिका को रेखांकित किया गया। सौर कूटनीति की बात करें तो सोलर डिप्लोमेसी को बढ़ाया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्सेप्ट को महत्व दिया गया। COP 26 और COP 27 के परिणामों को और मजबूत किया गया इसके अंतर्गत, ठीक है। केवल वार्ता ही नहीं बल्कि कार्रवाई भी आधारित समाधान की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया है। अगला सम्मेलन आते हैं यूएनएफसीसी COP 29 जो कि बाकू में होता है, अजरबैजान, 2024। COP 28 के बाद फिलहाल ये COP 29 है। वैश्विक जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, देखो 27, 28, 29 कुछ भी नया नहीं है, कंटिन्यू चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भारत ने बोला मैं अपने 2030 के टारगेट को पूरा कर रहा हूँ। तो भारत के संदर्भ में भी कोई आपको नया यहाँ पर परिवर्तन मिलने वाला नहीं है। मुख्य फोकस क्षेत्र जलवायु वित्त की बात हो रही है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है। और हाँ, अब बात होगी नया फंड क्या होगा, क्योंकि बात हुई थी ना कि हर 5 साल के बाद NDC की वैल्यू में बदलाव होगा। तो 100 बिलियन जो चल रहा है, अब वो नया कलेक्टिव क्वांटिटेटिव क्वांटिफाइड गोल क्या होगा। जो $100 अरब प्रति वर्ष का लक्ष्य था, अब उससे आगे जो बढ़ेंगे वो क्या आगे बढ़ेंगे। वित्तीय सहायता का उपयोग, अनुकूलन, समन, लॉस और डैमेज, इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होगी।
विकासशील देशों को समर्थन की बात हो रही है ना, विकासशील देशों को समर्थन, जिसमें तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, जलवायु संवेदनशीलता को कम करना, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। समान और ऊर्जा संक्रमण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, कम कार्बन विकास मार्ग अपनाना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। कोप-19 का मुख्य फोकस जो था मनी को लेकर, ये अगला क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों का समर्थन ऊर्जा संक्रमण पर रहा कि मतलब ऊर्जा में बदलाव किया जाए, पर धीरे धीरे सडनली अडॉप्ट नहीं कर सकते। जैसा नहीं आपने ग्लासगो में सुना था, श्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि फेज डाउन करेंगे ना कि फेज आउट करेंगे, मतलब धीरे धीरे हम आउट की तरफ जाएंगे ना कि सडनली। अब आते हैं यूएनएफसीसी कोप 30 की तरफ, यूएनएफसीसी कोप 30 की तरफ, और जो कि होता है बेल्लम ब्राज़ील में। और यहाँ पर मुख्य रूप से वन, विशेषकर अमेज़न की जैव विविधता और जलवायु के बीच संबंध, इसको थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसको थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया गया है। वनों, इवन ये हुआ भी वहीं पर है ब्राज़ील, तो अमेज़न फॉरेस्ट के एरिया के ही पास आसपास। यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है कि वनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी आधारित जलवायु समाधानों पर विशेष जोर दिया गया। कमजोर देशों को वित्त और तकनीकी अनुकूलन तो चाहिए ही चाहिए, मैं सहायता देने, तो पीछे से बात हो रही थी, फिर उन चीज़ों को कंटिन्यू किया गया। प्रकृति आधारित समाधान, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, और अधिक महत्वाकांक्षी जो एनडीसी है 2035 का लक्ष्य, उधर की तरफ अब चलना है, वही 2031 से 2035 के लक्ष्य की तरफ। वही जो मैंने बोला कि अब 2005 के स्तर का आपको 45 नहीं 47% तक कम करने की बात हुई, लगभग 4 से 5 बिलियन टन है ना, जो भी कार्बन एमिशन रिडक्शन भारत करेगा, इन सब तरफ अब चलना होगा। मतलब एनडीसी के बाद अगला क्या, क्योंकि आप यहाँ देखो 2030 पूरा होने जा रहा है, तो जब 2030 पूरा होने जा रहा है तो डेफिनेटली अब एनडीसी में कुछ नया होगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। 2030 के बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, सॉरी 2030 कह रहा हूँ, कोप 30 जो 2025 में रहा, उसके बाद आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, उस पर भी अब चर्चाएं शुरू होंगी, और उसके लिए भी अब कोई ना कोई नियम और कानून बनेगा। तो वही यहाँ पर बात हो रही कि एनडीसी जब ख़त्म होगा 2030 के बाद, तो अगला क्या, यानी 2035 के लक्ष्य पर यहाँ पर कुछ डिस्कशंस हुए हैं, अधिक महत्वाकांक्षी एनडीसी पर बात हुई है। ये मुख्य क्षेत्र जो रहे हैं, मुख्य फोकस क्षेत्र में जैसे वन और जैव विविधता संरक्षण पर महत्व दिया गया, अमेज़न वर्षावन के संरक्षण पर ध्यान दिया गया, कार्बन अवशोषण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए प्रकृति आधारित समाधान को बढ़ावा। तो कार्बन अवशोषण तो हमेशा ही रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से कार्बन रिडक्शन करना है, तो सारे ही सम्मेलन कहीं ना कहीं कार्बन रिडक्शन की बात तो कर ही रहे हैं। जलवायु वित्त और विकासशील देशों को सहायता, ठीक है ना, वो भी ज़रूरी है कि विकसित राष्ट्र हमेशा विकासशील राष्ट्रों का ध्यान दें, ठीक है। और दो ही तरीके होते हैं, आपको बार बार पता है, एक तो तकनीकी सहायता और दूसरा वित्तीय सहायता। तो फिर वही बात हो रही है, समन और नवीकरणीय ऊर्जा। समन मतलब जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन उसको कम किया जाए और एज अ अल्टरनेटिव ऑप्शन की जगह की तरह नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ चला जाए। वैश्विक स्टॉक टेक और एनडीसी की समीक्षा। तो वैश्विक स्टॉक टेक और एनडीसी की समीक्षा, तो मतलब हर 4-5 साल के बाद जो एनडीसी की समीक्षा होती रहनी चाहिए। और मैं फिर बता दूं कि चीज़ों को छुपाना नहीं है, इस बारे में बार बात हुई है, ठीक है। तो जो पेरिस एग्रीमेंट में जो चीज़ें तय हुई थी, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना। भारत फिर क्या कहता है, भारत फिर वही कहता है हम अपने पंचामित्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर वही सारी की सारी चीज़ें, वही सारी की सारी चीज़ें। और विकासशील देशों के लिए वित्त और तकनीकी सहायता की वकालत भारत हमेशा करता रहता है। यहाँ पर थोड़ा वन संरक्षण जैविकता की बात थी, तो डेफिनेटली हम लोग वन संरक्षण और पारिस्थितिकी आधारित जलवायु समाधानों पर विशेष जोर देते हैं। ओके, विशेष जोर हम यहाँ पर देते हैं। महत्व अगर देखा जाए तो सबको पता है कि वन और जैव विविधता पर केंद्रित होकर जलवायु कार्रवाई को सतत विकास से जोड़ता है। अगला अगर बात करें तो प्रकृति आधारित समाधानों और कम कार्बन के विकास के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करता है। कमज़ोर देशों के लिए समानता और जलवायु न्याय को उजागर करता है। और पेरिस एग्रीमेंट जो ग्लोबल स्टॉक टेक के लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक प्रयासों को गति देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अपनाई जाती हैं, जो आपको स्क्रीन पर देखते हैं। मुख्य परिणाम या निर्णय क्या लिए गए। एक बेलम पॉलिटिकल पैकेज है, जो इसका अर्थ है कि वार्ताओं के दौरान सामूहिक रूप से लिए गए निर्णयों का एक समूह है।
इसका उद्देश्य कार्बन एमिशन को कम करना, मिटिगेशन मतलब कम करना, विभिन्न तरीकों को अपनाना, वित्त और बाकी क्रियान्वयन करना। इन सारे तरीकों से कोशिश करना है कि हमें हरित गृह गैस की मात्रा को कम करने की कोशिश करनी है। यूएनएफसीसी कोप 30 के तहत जो सहमति आधारित ढांचा बना है वो क्या बना है? पहला तो यह है कि अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता को काफ़ी बढ़ाने पर सहमति हुई है। दूसरा, 2035 तक अनुकूलन वित्त को 3 गुना करने का आह्वान है। अनुकूलन जो वित्त है अभी 100 अगर बिलियन है तो उसको 300 बिलियन के आसपास करने की बात कर रहे हैं। वन कटाई और भूमि उपयोग की बात हो रही कि वन संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक फॉरेस्ट फंड की शुरुआत की जाए, मतलब फॉरेस्ट के लिए अलग से एक फंड की शुरुआत की जाए। वनों की सुरक्षा और बहाली के लिए रणनीतिक रोड मैप तैयार करना। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को दिख रहा होगा कि अलग अलग सम्मेलनों में जो यूएनएफसीसी की मीटिंग हो रही है, कभी कोई न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है, कभी कोई जैव विविधता की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि दुबई जो है वो नाप की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, आपने अभी देखा था, ठीक है। तो मतलब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जैव विविधता की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे जो तरीके हैं कहीं ना कहीं हरित गृह गैस की मात्रा को वातावरण से कम ही कर रहे हैं, ये भी आपको दिख रहा है। स्वैच्छिक सतत ईंधन प्रतिबद्धता जो कि ब्राज़ील ने की है, ब्राज़ील ने साफ साफ बोला है कि ब्राज़ील द्वारा बेलम 4.4 क्रॉस प्लेज के नाम से ब्राज़ील साफ साफ कह रहा है कि मतलब 2035 तक वैश्विक स्तर पर सतत ईंधन को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखना है। जो भी सस्टेनेबल फ्यूल है, बायोफ्यूल वगैरह, उसको हम 4 गुना बढ़ाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ है कि 2035 तक सस्टेनेबल फ्यूल को हम 4 गुना बढ़ाने की बात है। भारत और जापान जैसे देशों का समर्थन इसमें शामिल भी है कि सतत ईंधन प्रतिबद्धता को लेकर भारत तैयार है। हाँ, हम 2035 तक जितना भी बायोफ्यूल वगैरह आज यूज़ कर रहे हैं इसको 4 गुना तक बढ़ाएंगे, डेफिनेटली बढ़ाएंगे। जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध समाप्ति पर निर्णय अभी नहीं हुआ है कि कब तक हम किस हिसाब से जो जीवाश्म ईंधन है वो, ठीक है, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी भारत, कई ऐसे राष्ट्र हैं जो अभी समय ले रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि हम किस समय के बाद देश में जीवाश्म ईंधन का उपयोग पूरी तरह से बंद कर देंगे, ऐसा कोई रिपोर्ट अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, फाइन। ऐसा कोई रिपोर्ट अभी नहीं आ रहा है। ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। ओके, इस तरह का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रमुख तेल उत्पादक देशों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव आधिकारिक कोप 30 पाठ में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अब देखो, अगर आप जीवाश्म ईंधन को ख़त्म कर दोगे तो कई कंट्री की इकोनॉमी जो है वो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम पर ही चलती है। और अमेरिका जैसा कंट्री जो है, आपने देखा होगा कि ये ईरान और इसराइल जो हुआ या फिर बहुत सारे युद्ध, उसके सबके पीछे कारण क्या था? तेल ही था। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखा रही हैं, जो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें जो है वो समझ में आनी क्या चाहिए, आसानी से आपको समझ में आ ही रही है, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए। वित्त और समर्थन की बात करें तो पैसे वैसे की बात करें तो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, तो यूएनएफसीसी कोप 30 में जलवायु वित्त जुटाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। फिलहाल ये जो पैसे की बात है ना, आपने जो 2010 से ही शुरू कर दिया कानकुन से, ये चल ही रहा है, ठीक है। वित्त की ज़रूरत क्यों है? अनुकूलन के लिए, समन के लिए, हानि एवं क्षति के लिए और तकनीकी हस्तांतरण के लिए। विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1.3 ट्रिलियन जलवायु वित्त लक्ष्य पर चर्चा जारी रही, जो कोप 29 से आगे बढ़ाया गया लक्ष्य। कोप 29 में भी बात की गई थी कि लगभग जो फंडिंग है वो 1.3 ट्रिलियन किया जाए। इवन आपको बताऊँ, जब ग्लासगो कन्वेंशन में श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिए थे, उन्होंने वहाँ साफ साफ बोला था, भैया ये जो है ना 100 बिलियन से काम नहीं चलेगा, 1000 बिलियन देना होगा। 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। तो यह कह रहे हैं कि हर साल ये वित्त जो होगा वो 1.3 होना चाहिए ट्रिलियन, है ना, यानी 1300 बिलियन US डॉलर होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं 1.3 ट्रिलियन होना चाहिए। तो देखते हैं अभी आगे भविष्य में क्या करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं, ठीक है। यूएनएफसीसी कोप 30 का महत्व अगर आप देखिए तो क्या क्या है, तो पहला तो ठीक है, कोप का इम्प्लीमेंटेशन, है ना, को मतलब इसे इम्प्लीमेंटेशन कोप के रूप में भी देखा जाता है। इसका उद्देश्य केवल नए वादों की घोषणा ही नहीं है, बल्कि वास्तविक कार्यान्वयन पर भी ध्यान देना था।
प्रकृति पर केंद्रित है, पूरी तरह से प्रकृति, अमेज़न जंगल, इन सबको बचाने की बात कर रहा है। जलवायु कार्रवाई की वास्तविकता, ठीक है, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, ठीक है। जलवायु वार्ताओं में मौजूद राजनीतिक मतभेदों को उजागर करता है, ठीक है। यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो देखने में भी मिली हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने जानकर एक कंपैरिजन आपको दे दिया जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पिछले 4 सालों में COP 27, 28, 29 और 30 में क्या हुआ। शर्म शेख में दुबई, बाकू अज़रबैजान और बेलम ब्राज़ील, किन की चीज़ों पे बात की गई, उद्देश्य आपके सामने है, जिसमें से ग्लासगो पैक्ट लागू किया गया, उद्देश्य हानि और क्षति जो फंडिंग आई थी, लॉस एंड डैमेज फंड, अनुकूलन मिटिगेशंस और NDC प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। ये उद्देश्य और फोकस रहे। मुख्य परिणाम जो है वो हानि और क्षति यानी लॉस एंड डैमेज फंड को स्थापित किया गया COP 27 से, अनुकूलन वित्त पर जोर और NDC की समीक्षा यहाँ पर हुई हर 5-5 साल में जो समीक्षा होती है। भारत को देखें तो भारत अपने वही पंचामित्र के चीज़ों को फॉलो करने में लगा हुआ है। जब COP 28-23 में दुबई में होता है तो वैश्विक जलवायु प्रगति की समीक्षा, COP 26 और COP 27 के परिणामों को लागू करना। तो जो पीछे से परिणाम जो COP 26-27 में लिए गए थे उसको यहाँ पर लागू किया गया। पहला ग्लोबल स्टॉक टेक पूरा हुआ। जीवाश्म ईंधन से संक्रमण का आह्वान, मतलब जीवाश्म ईंधन से अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाने की बात। अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों पर प्रगतिहीन और क्षति कोष का संचालन, मतलब एक तरह से लॉस एंड डैमेज कोष का संचालन शुरू हुआ। पंचामित लक्ष्यों को फिर दोहराएगा, वही बातें जो हम कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। COP 29 की बात करेंगे, 2024 बाकू अज़रबैजान। जलवायु वित्त की बात हो रही है और नए वैश्विक वित्त लक्ष्य को निर्धारित करने की बात हो रही है। अब हमें आगे क्या करना है 2030 के बाद। इवन नए सामूहिक निर्धारित लक्ष्य, पोस्ट $100 बिलियन पर बातचीत, अनुकूलन, समन और हानि और क्षति वित्त पर ध्यान केंद्रित, विकासशील देशों के लिए समर्थन को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी प्लस क्षमता, ग्लोबल स्टॉक टेक का अनुवर्ती। भारत की भूमिका, जलवायु न्याय और समानता के लिए मजबूत दबाव, विकसित देशों से पर्याप्त पूर्वानुमानित वित्त की मांग, सतत जीवन शैली पर निरंतर जोर, ये सारी चीज़ें। वहीं COP 30 2025 बेलम जो ब्राज़ील में होता है, यहाँ पर वन और जैव विविधता, NDC समीक्षा, कार्यान्वयन पर फोकस, खासतौर से अमेज़न संरक्षण और प्रकृति आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और अधिक महत्वाकांक्षी NDC अगला चक्र के लिए दबाव, अनुकूलन और जलवायु वित्त पर यहाँ पर जोर दिया गया। भारत के केस में फिर यही है, 2030 का जो पंचामित्र कॉन्सेप्ट है वो हम पूरा करने की बात कर रहे हैं, हम उसको लागू करेंगे, ठीक है। उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको हम पूरा करेंगे। यही सारी बातें हैं, अगेन और अगेन रिपीट हो रही है। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जलवायु वित्त क्या है, ठीक है, मतलब जितने भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं सबको एक जगह पे ला दिया है। जलवायु वित्त में क्या है, जितने भी पैसे हम खर्च करने जा रहे हैं सबको एक जगह ला दिया है। और सारे फाइनेंसिंग जो बॉडी है उनको देख लीजिए, इन्हीं को आप कॉमन भाषा में जलवायु वित्त भी कह सकते हैं या फिर क्लाइमेट फाइनेंस कह सकते हैं। यानी UNFCCC के अंतर्गत जितनी भी जलवायु को सुरक्षित रखने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, जलवायु वित्त आप कह लीजिए, उनको क्या बोलेंगे, जलवायु वित्त। इधर देखिए, जलवायु वित्त से तात्पर्य उस वित्तीय सहायता से है जो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाती है ताकि वे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकें, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार अनुकूलन कर सकें, कम कार्बन और जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था विकसित कर सकें। ओके, UNFCCC एवं जलवायु वित्त की बात करें तो प्रमुख बिंदु है UNFCCC के अनुच्छेद 4 में इसे मान्यता दी गई। विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का दायित्व दिया गया। प्रमुख कोष और तंत्र की बात करें तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात होती है, एडॉप्टेशन फंड की बात होती है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी में अभी आपको बताऊंगा ये है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला है लॉस एंड डैमेज फंड। ये 4 फंड हैं, 4 वित्त हैं जो कि वित्त पोषित है ये पूरी तरह से। और UNFCCC के सारे जो हम लोगों ने एक्शंस वगैरह जो प्लान बनाए हैं कि हरितगृह गैस को किस स्तर का कितना कम करना है, उसके लिए वित्त पोषण की जो ज़रूरत होती है वो वित्त पोषित बॉडीज़ हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड आपने पहले देखा था जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो कि कानकुन में लाया गया।
एडॉप्टेशन फंड ये क्योटो प्रोटोकॉल को, स्पेशली जब क्योटो प्रोटोकॉल शुरू हो रहा था उसके लिए लाया गया, यानी 1997 के आसपास का फंड होगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड आपको 2010 के आसपास मिलेगा। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी एक्चुअल में जो आपको बताऊँ, जो पृथ्वी सम्मेलन है ना, पृथ्वी सम्मेलन ऑर्गेनाइज होता है 1992 में। 1992 के ठीक 2 साल पहले 1990 के आसपास वर्ल्ड बैंक एक फंडिंग बॉडी बनाता है जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। बाद में जब यूएनएफसीसी के कन्वेंशन वगैरह होते हैं तब जाकर इसका एक बहुत बड़ा रूप बन जाता है, और फिर ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जो यूएनईपी के जो कन्वेंशंस वगैरह होते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, उनकी एक फंडिंग बॉडी बन जाती है। तो यही है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जो आप 1990 से देखते हैं 1992 पृथ्वी सम्मेलन तक आते आते ये चर्चा का विषय हो जाता है। लॉस एंड डैमेज फंड आपने अभी देखा कोप 27, यूनिवर्सिटी के कोप 27 में जो है वो लॉस एंड डैमेज फंड को इंट्रोड्यूस किया गया। यूनिवर्सिटी के कोप 28 में जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो फोर्स में आया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी जाननी है, और यहाँ अगर आओगे तो मैं आपको ये सारे के सारे मैं कंपैरिजन करके यहाँ पर चीज़ों को लिख दिया हूँ और ज़्यादा क्लियर होने के लिए। मैं लिख दिया इन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, जैसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड कब स्थापित किया गया, तो भाई साहब 2010 में, कब, कानकुन में, जो आपने देख लिया। एडॉप्टेशन फंड कब लाया गया, 2001 के क्योटो प्रोटोकॉल में, सॉरी नॉट 1997, 2001 में। तभी क्योटो प्रोटोकॉल शुरुआत कब होती, 1997 में। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी 1990-91 में लाया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा, और ये बाद में एक बॉडी बनी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, जो कि आपको बताऊँ तो सबसे बड़ी फंडिंग बॉडी है दुनिया में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, जो पैसा खर्च कर रही है, पैसा दे रही है। 2022 में कोप 27 में सरमल शेख मिश्र में लॉस एंड डैमेज फंड की शुरुआत की गई है ना, लॉस एंड डैमेज फंड की शुरुआत की गई है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं। मुख्य फोकस की तरफ जाएं अगर, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड मिटिगेशन और अनुकूलन दोनों पर काम कर रहा है, यानी ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाए और डिफरेंट तरह की कंडीशन को एडॉप्ट किया जाए। एडॉप्टेशन फंड की बात करें तो केवल अनुकूलन पर आधारित है। वहीं पर अगर हम ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की बात करें तो वह समन मतलब याद रखना, मिटिगेशन कम करना, अनुकूलन जैव विविधता, भूमि आदि से जुड़े मसलों के लिए जो पैसे वैसे होते हैं उसके लिए काम करता है। और लॉस एंड डैमेज फंड जो आपदा के बाद जो सहायता होती है, खास तौर से जो वनरेबल कंट्री हैं, है ना, उनके लिए फंडिंग है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम समर्थन की प्रकृति की बात करें तो जलवायु परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर वित्त पोषण जो होता है वो यहाँ पर होता है। छोटे से मध्यम अनुकूलन परियोजनाएं जो हैं, है ना, एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत कवर होती है। सभी क्षेत्रों में व्यापक पर्यावरणीय वित्त पोषण, सबसे बड़ा बॉडी हर क्षेत्रों में, बस वो किसी ना किसी तरह से पर्यावरण से जुड़ा हो, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। लॉस एंड डैमेज फंड सिर्फ और सिर्फ जलवायु प्रभावों के लिए मुआवजा या राहत, जो वनरेबल कंट्री होते हैं, ड्रॉट हो गया, सीवियर स्टॉ, इस तरह की चीज़ें हो गई, वहाँ पर। लक्षित देश कौन से होते हैं, विकासशील। लक्षित देश कौन से होते हैं, विकासशील। विशेष रूप से कमज़ोर, ये भी विकासशील, वैश्विक पर्यावरणीय लाभ और जलवायु के प्रति सबसे कमज़ोर देश जो होते हैं, वनरेबल नेशन, उनके लिए, ना कि सबके लिए। विशेषता क्या है, सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष है ग्लोबल क्लाइमेट फंड, पर ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करता है। देशों तक सीधी पहुंच होती है एडॉप्टेशन के अंदर, और यहाँ जो फंडिंग है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ये जो सारे सिस्टर कन्वेंशन आपने सुने थे, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीबीडी और यूएनसीसीडी, इन सब के लिए वित्त पोषण का काम यहाँ से होता है। लेकिन वहीं पर अगर लॉस एंड डैमेज फंड देखोगे तो यह परिवर्तनीय है, नुकसानों पर ध्यान दें, बाढ़, चक्रवात आदि से जुड़ी हुई यहाँ पर बात होती है। अगला डिस्कशन परियोजनाओं के प्रकार, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा, फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन और बुनियादी ढांचों पर केंद्रित है। ये जल प्रबंधन, कृषि अनुकूलन पर केंद्रित है। ये जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित है। वहीं अगर हम लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें तो आपदा रिकवरी या पुनर्वास की तरफ यह कार्य करता है। कार्रवाई का चरण या पूर्व आपदा, यानी आपदा के पहले, यानी उसकी रोकथाम और तैयारी, ये भी पूर्व आपदा, ये भी पूर्व आपदा। लेकिन ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, आपदा के बाद जो प्रतिक्रिया और रिकवरी के रूप में कार्य करता है, वो करता है आपका लॉस एंड डैमेज फंड। तो मेरे ख्याल से आपको इन फंड को समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल भाषा में सारे के सारे फंड जो हैं
वो आपके सामने लिखेगा, ये उसी की इंग्लिश है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। आइए अब बात करते हैं प्रतिबद्धताएं, है ना। कोप 30 के अंदर छोड़िए, जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसकी प्रतिबद्धताएं क्या हैं, क्या क्या काम किस किस तरीके से क्या क्या करेंगी, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विकसित देशों ने प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर देने का वादा किया, ठीक है, जो आपने देखा था 2010 में जब कानकुन में ये बात हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट में और कोप 26 में पुनः पुष्टि किया गया था इसके लिए। यह धन नवीकरणीय ऊर्जा या ऊर्जा दक्षता, वन की आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु लचीलापन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। जलवायु वित्त के प्रकार की बात करें तो मिटिगेशन फाइनेंस, समन वित्त जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा योजनाएं, इस तरह की चीज़ों के लिए काम करेगा। अनुकूलन वित्त, एडॉप्टेशन फाइनेंस, जलवायु प्रभावों से बचने के लिए, जैसे बाढ़ सुरक्षा, कृषि अनुकूलन। तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण तो हमेशा रहेगा, जो आप पीछे भी देख रहे थे यूएनएफसीसी से भी, ओके, जो आप पीछे भी देख रहे थे यूएनएफसीसी से भी। मुख्य चुनौतियों की बात करें तो 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष के लक्ष्य की पूर्ति में कमी हुई है ना, कमी है, ठीक है। तो अभी शॉर्टफॉल है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सबसे कमज़ोर देशों तक समान और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करना, वो भी नहीं हो पा रहा है। तीसरा, पारदर्शिता, प्रभावशीलता और अतिरिक्तता की निगरानी, ठीक है ना, ये भी नहीं हो पा रही एक तरह से देखा जाए तो। हर कंट्री अपनी पारदर्शिता के साथ चीज़ें नहीं बता रहा है किस हिसाब से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को वो कम कर रहा है और किस तरह के प्रयास यहाँ पर और हो रहे हैं, ठीक है, किस तरह के प्रयास और यहाँ पर हो रहे हैं। जलवायु वित्त के स्रोत अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्रोत हैं, तो एक तो यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या सम्मेलनों के तहत स्थापित वित्तीय तंत्र बने हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था भी विश्व बैंक वगैरह भी ऐसे हैं जो चीज़ों को मैनेज कर। इसके अलावा एशियाई डेवलपमेंट बैंक आदि जैसे बहुपक्षीय विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान IFI से ऋण या अनुदान मिलता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सरकारों से आवंटन, कार्बन मूल्य निर्धारण साधन, उत्सर्जन व्यापार योजना, कार्बन उत्सर्जन कर आदि जैसा कार्बन बाजार दृष्टिकोण और ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन डिपॉजिट जैसी चीज़ें भी आती हैं। ग्रीन बॉन्ड असल में क्या होता है कि जैसे किसी नवीकरणीय ऊर्जा जैसी चीज़ों पर, है ना, अगर सरकार को एक पैसा चाहिए तो एक पैसे का स्रोत के रूप में सरकार बॉन्ड जारी करती है, लोग उस बॉन्ड को खरीदते हैं और उसके आधार पर हम लोग, है ना, पैसा इकट्ठा करते हैं। यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता लाइक अ बैंक की तरह, लेकिन पर्यावरण एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिसके लिए लोग पैसा दे सकते हैं। तो वही एक इमोशनल हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है कि यार पर्यावरण है तो पर्यावरण तो पूरी दुनिया को बचाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा एक इमोशनल चंक यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह के बॉन्ड को हम ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। और सरकार उस ग्रीन बॉन्ड को कहाँ खर्च करती है, उस ग्रीन बॉन्ड के पैसों खर्च करती है नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए, और जो प्रॉफिट होता है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट वगैरह दे। लेकिन इसका इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है ग्रीन बॉन्ड का। ये 2022 से भारत में लगाएगा ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन जॉब्स, ये सारे के सारे कंसेप्ट 2022 से आए हैं। ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन जॉब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके पेपर के लिए। जलवायु वित्त की आवश्यकता है, जलवायु वित्त की आवश्यकता ऑफकोर्स आपको पता ही है कि बिना पैसा आप कुछ नहीं करते। अगर आप पर्यावरण भी अगर आपको सुरक्षित करना है तो आपको चाहिए पैसा, ओके। और जलवायु वित्त की आवश्यकता भी इसलिए जरूरी है, देखो सब लोग अगर पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं पर्यावरण को, है ना, सुरक्षित करने का प्रयास, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, ओके, सबका तरीका अलग है। श्रमिकों और समुदायों के लिए एक न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करें। प्रौद्योगिकी और नवाचार को लेकर ये बात हुई थी, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण और अनुसंधान तथा विकास। आपदा लचीलापन की तरफ चलना होगा, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपाय, पासी तंत्र आधारित अनुकूलन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में निवेश, ये सारी चीज़ें हैं जो जलवायु वित्त की आवश्यकता को बताती हैं। अगर हम जलवायु वित्त और भारत को लेकर बात करें, है ना, तो बिल्कुल आप समझ जाओगे कि भारत इसकी तरफ अग्रसर है और भारत बिल्कुल तैयार है। और भारत जो है बिल्कुल तैयार है कि हाँ, हमें
वित्त वगैरह का पोषण होगा। और ऐसा नहीं, भारत खुद अपना वित्त जनरेट भी कर रहा है। आपने सुना होगा भारत में 2010 में कार्बन कर लगाया गया था, कार्बन टैक्स, जो मैंने आपको शायद पीछे बोला भी था। ओके, और जो कार्बन टैक्स लगाया गया उसके पीछे उद्देश्य क्या है? यही है कि भारत को भी एक पैसा इकट्ठा करना है कार्बन के नाम पर, उस पैसे को यूज़ करना है कार्बन के जो उत्सर्जन हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। और 2010 से ही भारत में कार्बन कर है। तो जलवायु वित्त और भारत को लेकर बात करें तो भारत की निवेश आवश्यकता, भारत में ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन के लिए 2015 से 2030 के बीच लगभग 6 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश की आवश्यकता है। और नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को कुल 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर चाहिए। अगर आपको नेट जीरो 2070 से भारत ने टारगेट बोला तो आपको इतने पैसे की ज़रूरत है। तभी मैंने बोला वित्त के बिना पर्यावरण सुधरेगा नहीं। जलवायु वित्त को जुटाने के लिए भारत के कई कदम है, जैसे भारत ने नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है ना स्थापित किया है, ठीक है, 2015 से। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL, जैसे बैंकों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना। ग्रीन वित्तीय उपकरण, तो ग्रीन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ग्रीन डिपॉजिट्स, ग्रीन बॉन्ड्स को जारी होना। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड 2015 में यस बैंक द्वारा जारी किया गया। सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की स्थापना, इंटरनेशनल अलाइनमेंट होना चाहिए। RBI वगैरह के जो है वो है ना ने नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम की सदस्य ली है। अंतर्राष्ट्रीय अलाइनमेंट जो ये बताता कहीं ना कहीं भारत मतलब पैसे वैसे की ज़रूरत को पूरा कर पाएगा, जो कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसका उदाहरण आपको पहले बता चुका हूँ, अगर पैसा नहीं है तो प्रदूषण ज़्यादा करेंगे, पैसा कम है तो आपको मतलब पैसा नहीं है तो प्रदूषण ज़्यादा करेंगे, और पैसा ज़्यादा है तो प्रदूषण कम करेंगे। वही LPG और लकड़ी वाली कहानी जो आप आसानी से समझ सकते हैं। जस्ट ट्रांजिशन क्या है? ये भी एक टर्म है जो यहाँ पर बार बार न्यूज़ में आ रहा है। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब होता है जो सारी पुरानी प्रक्रियाओं का उपयोग करते थे, जैसे पर्यावरण में प्रदूषण या दिक्कतें होती थी, उनको हटाकर हमें सतत विकास की तरफ जाना है, और इसी को हम कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। इसी को हम कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। तो जस्ट ट्रांजिशन का अर्थ है कि जलवायु अनुकूल और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव ऐसा हो कि इसमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित रहे और किसी भी वर्ग विशेषकर मजदूरों, गरीबों और कमज़ोर समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसको हम कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन में पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सबका संतुलन होता है। जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण, लेकिन इस प्रक्रिया में नौकरियों और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। मुख्य उद्देश्य यही है कि कोयला और जो पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर श्रमिकों के लिए एक नए रोजगार तलाशे जाए, क्योंकि इस इंडस्ट्री से जहाँ पर कोयला और इस तरह पारंपरिक तरीके उपयोग में ला रहे हैं, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण बहुत हो रहा है। दूसरा, कौशल विकास की तरफ चलना होगा। तीसरा, क्षेत्रीय असमानता कम करनी होगी। चौथा, स्वच्छ ऊर्जा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन, हमें उसी तरफ चलना पड़ेगा। और पांचवा, कमज़ोर वर्ग को संक्रमण की लागत से बचाना होगा। फिर कमज़ोर वर्ग सडनली इस तरह के अल्टरनेटिव ऑप्शन रिन्यूएबल जाएंगे, उनको पैसों की दिक्कत होगी। ऊर्जा परिवर्तन से कुछ क्षेत्रों में नौकरियां खत्म हो सकती हैं, इसलिए बदलाव न्यायपूर्ण और समावेशी होना जरूरी है। यह अवधारणा UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के तहत भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जस्ट ट्रांजिशन का लक्ष्य है कि जलवायु कार्रवाई केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि समानता और अवसर आधारित प्रक्रिया बने। समानता और अवसर आधारित प्रक्रिया बने, क्योंकि समय के साथ साथ इधर की तरफ चलना होगा, पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी, और जो कि ज़रूरी भी है। वर्तमान रुझान और प्रथाएं के बारे में बात करें तो वर्तमान समय में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो करेंट ट्रेंड्स अगर हम देखें 2020 से अब तक, तो वैश्विक स्तर पर क्या क्या हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील हुई है, इसमें कोयला निर्भर क्षेत्रों के लिए जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म शामिल है, मतलब कोयले की जगह अन्य विकल्प की तरफ ये जा रहे हैं, जिसको यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील बोलते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देश न्यायपूर्ण और निष्पक्ष संक्रमण के लिए नीति ढांचे को समर्थन वैश्विक स्तर पर। एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, देश नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को भी जोड़ रहा है।
देश नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को भी जोड़ रहा है। अगला है कि सुरक्षा को भी जोड़ रहा है। समानता पर जोर, जलवायु वित्त, लॉस एंड डैमेज, फंड और तकनीकी तक पहुंच में समानता पर बढ़ता ध्यान। भारत का दृष्टिकोण, भारत अपने जस्ट ट्रांजिशन को नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और पंचामित्र टारगेट के साथ जोड़ रहा है। कार्यक्रम सौर ऊर्जा, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का नेतृत्व जो भारत कर रहा है, कौशल विकास, वन एवं पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण, ये सब कहीं ना कहीं भारत को ये सपोर्ट करते हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा को महत्व देता है। वर्तमान चुनौतियां क्या क्या हैं? अगर हम वर्तमान चुनौतियों में जाकर देखें तो जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, ठीक है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर क्षेत्रों को आर्थिक व्यवधान का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कभी देखिए, कभी ईरान वाला इशू आपने सुना होगा, है ना, हार्मूज वगैरह जो सुना होगा, ये सब इशूज़ जो रहता है लगातार रहता है। हरित क्षेत्रों में पुनः कौशल विकास, रीस्किलिंग और रोजगार सृजन की गति मांग के मुकाबले कम है। प्रमुख जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्थाओं में राजनीतिक प्रतिरोध मौजूद है। आप खुद ही देख रहे थे कि जैसे पेट्रोल वेट्रोल को पूरी तरह से तेल वेल को बंद नहीं किया जा सकता, वो भी आप जानते हैं क्यों, ठीक है। अगला है जलवायु वित्त का न्याय संगत और समान वितरण सुनिश्चित करना कठिन है, ठीक है। निष्कर्ष, जस्ट ट्रांजिशन का उद्देश्य है कि जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था से कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन न्यायपूर्ण और समावेशी तरीके से हो, जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा, हरित रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा और सतत विकास को एक साथ जोड़ा जा सके। ओके, एक साथ जोड़ा जा सके। तो यहाँ पर आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, यहाँ पर आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, ओके, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जो है UNFCCC के अंतर्गत ही थी, सारी चीज़ों से जुड़ी हुई थी, ठीक है, अंतर्गत जुड़ी हुई थी। अब एक ध्यान दो, हम लोगों ने जो अभी तक सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसके साथ ही आपका कोप 30 जो है वो समाप्त होता है। कोप 30 के साथ साथ उसके बाद जैसे जस्ट ट्रांजिशन की हमने बात की थी, ओके, इसके अलावा जैसे तो देखना हम लोगों ने कौन कौन सी बात की थी। तो हम लोगों ने जस्ट ट्रांजिशन की बात की थी, UNFCCC क्या था, हम लोगों ने फंडिंग के जस्ट ट्रांजिशन की बात की थी। उसके पहले हम लोगों ने जलवायु वित्त और भारत को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी जलवायु वित्त की आवश्यकता क्यों है। जलवायु वित्त के लिए बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो दुनिया में काम कर रही हैं। जलवायु वित्त की आवश्यकता क्या है, कितने साल में क्या है, ये 4 फंडिंग हमने देखा था। ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडॉप्टेशन फंड, है ना, एडॉप्टेशन में ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, और हमने देखा था लॉस एंड डैमेज फंड। याद देखिएगा, ये बार बार आता है। और ये आपको बताऊँ सबसे बड़ा फंड जो इसमें होता है वो कौन सा होता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। और इसके पीछे कौन था, वर्ल्ड बैंक। लेकिन फोर्स में कब आता है, 1991। और जब पृथ्वी सम्मेलन 1992 होता है, इसको अपना लिया जाता है। यही पूरी कहानी है, ठीक है, यही पूरी कहानी है। इसके पहले हम लोगों ने जलवायु वित्त पर बात की थी, उसी को आपने वहाँ फ्लो चार्ट पे देखा था। आइए एक छोटा सा कंपैरिजन किया था, कोप 27, कोप 28, कोप 29, कोप 30। इसके साथ ही आपका UNFCCC का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो पूरा समाप्त होता है, ठीक है। और मैंने इस चैप्टर को कहाँ से उठाया और कहाँ लेकर गया, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत होनी चाहिए। आसानी से आपने इन चीज़ों को कर लिया है, ठीक है, आसानी से आपने इन चीज़ों को कर लिया है। इसके आगे अगले लेक्चर में हम चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अधिसमय। देखना अगले लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक तो UNCBD की बात करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं UNCCD की। तो इन दोनों को हम लोग करेंगे। पर ध्यान रखना, फिर मैं बता दूं, UNFCCC, UNCBD और UNCCD, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर बता दूं, UNFCCC की जो मीटिंग होती है वो हर साल होती है, UNFCCC की। UNCBD और UNCCD की हर 2-2 साल पे होती है, हर 2-2 साल पर होती है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अधिसमय है, जिसको हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
एक तो ये, और दूसरा जो आपको मैं दिखाऊंगा UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण और मरुस्थल होने से पूरे ज़मीन को बचाना है ना, इसके लिए जो सम्मेलन है उसको हम कहते हैं UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ जो है एजेंडा 21 के अंदर लाई गई थी 1994 में, और 1996 में जाकर UNCCD जो हुआ था वो फोर्स में आया था। जैसे भी आप लोगों ने क्लाइमेट को न्यूट्रल लाने के लिए बात हो रही है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का, वैसे ही जैव विविधता में जब हम यहाँ बात करेंगे तो जैव विविधता को भी इसको मैनेज करने के लिए 13 to 30 जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जा रहा है ना। वो जैसे डेजर्ट से बचाने के लिए UNCCD है, वहाँ भी बोला जा रहा है कि जो UNCCD वहाँ बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी वाला तो अभी बताऊँगा आपको, क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कह रहा है 2030 तक क्या करना है। वैसे ही आपको लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो है उसमें भी 2030 तक का टारगेट है, यानी आपको हर जगह पर देखिए 2003 का टारगेट बनाया गया है, ठीक है। बट यहाँ ध्यान रखिएगा UNFCCC जो है वो हर साल होता है, UNCBD जो होता है और UNCCD जो होता है वो 2-2 सालों में होता है ना, वो 2-2 सालों में होता है। ये है पूरा का पूरा लॉजिक, यहाँ ध्यान रखेंगे। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे UNCBD के बारे में, हेलो एवरीवन, हेलो UNCBD के बारे में, और अगला जो है वो है UNCCD के बारे में। तो चलिए फिर यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये काफ़ी इससे ज़्यादा इसको ऐड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मेरी कोशिश है कि एवरेज 2 घंटे के आसपास ही लेक्चर हो, प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है, वो टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, और आई होप अब तक तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पर्यावरण के बारे में समझ में आ चुका होगा। पर याद रखना, ये जो आप यूनिट 3 पढ़ रहे हो ना, चैप्टर नंबर 9 मेरी किताब के हिसाब से ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और मेरी गुजारिश है कि आप लोग ना सारे PYQs एक बार एनवायरनमेंट के भी जो आएंगे ना 100 से आसपास ही होंगे, ज़्यादा ही होंगे, सारे PYQs एक बार सुन डालना है। अब UPSC में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हर साल आप करंट अफेयर्स करो और निकलो। हाँ एक बार लेकिन आपको स्टैटिक सुननी चाहिए, मेरी पूरे विषय की स्टैटिक, आराम से इत्मीनान से नोट्स बनाइए, बैठिए, सुनिए, समझिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए। तो एक बार ये चीज़ आपको करनी है। सो थैंक यू एवरीवन। अब बाकी जुड़े रहिएगा, कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी मैं हूँ, कहीं जा नहीं रहा, और आप चाहें तो जब फ्री हो, मतलब जब भी मेरे से मैसेज करके टाइम पूछ लीजिएगा, और आप इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हैं, मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो मैं आपके साथ, पर एक बार समय लेके आइएगा, ये मैं आपसे पहले बता दूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जब पेपर हो तो मुझे अपडेट भी दीजिएगा कि पेपर कैसा गया है, वो मैं आपको लास्ट में फिर आपसे बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा मेरे को बच्चों की फ़िक्र रहती है, क्योंकि मेरे अध्यापकों को भी मेरी फ़िक्र रही थी, ऐसे कह सकता हूँ। तो जब फ़िक्र रही है तो फिर तो ठीक से करना पड़ेगा ना, टाइम पास तो नहीं करना है। और इतना ज़रूर है कि आपको ये जो चैप्टर है, हाँ एक बात और, मैंने अभी आपको एक दिन बोला भी था पिछली क्लासेस में कि आपको चाहे साइंस एंड टेक हो और पर्यावरण हो, दोनों विषय का नेचर अलग है। साइंस एंड टेक में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में आपको तथ्य ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है, इसलिए कभी कभी क्लासेस हो सकता है आपको बोरिंग हो। इसलिए कोशिश करना ऐसे समय देखना जब बड़ी एनर्जी आपके पास पहले से हो, ताकि आप लेज़ी ना होने पाए। खासतौर से पर्यावरण में, साइंस एंड टेक में तो मैं आपको खुद एक्साइट कर लूँगा, पर ऐसा भी नहीं है इतना कि इन्वायरमेंट अब इतना बोरिंग बोलेंगे, है ना। वो भी आप में से कोई भी नहीं बोल सकता, मेरे को पता है ना, आप में से कोई भी नहीं बोल सकता, ये मुझे पता है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, और तो ऐसी कोई क्वेरी है नहीं जो आपको यहाँ पर किसी तरह का डाउट होने वाला हो। सो थैंक यू एवरीवन।